तो आज की वीडियो में विल टॉक अबाउट बार्सा's विन ओवर यूनियनिस्तास एंड द मैड्रिड डर्बी इन द कोपा डेल रे राउंड ऑफ 16। साथ ही साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के 30-20 मैच को और इस पूरी सीरीज से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स निकालेंगे फॉर टीम इंडिया। सो लेट्स बिगिन। तो भाई पिछले के जो 2 दिन थे इसमें इतना कुछ हुआ है और इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हुई हैं। राइट। चाहे वो बारसा का जीतना कह लो, रियल मैड्रिड का हारना कह लो, या फिर रोहित शर्मा पे जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे, कमबैक भाई, उसकी तो बातें मुझे डिटेल में करनी है आज। बिकॉज मतलब मैं तो इस चीज को अब थोड़ा बोस्ट करके कहूंगा, आई वाज द वन बैकिंग हिम। राइट। तो मैं तो इस बात का पूरा फायदा उठाऊंगा। बट हमें डिटेल में डिस्कस करना है 30-20 को, एंड पूरी सीरीज का भी ना एक रिव्यू करेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू करने का ट्राई करेंगे सबका, किसने अच्छी परफॉर्मेंस करी, क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स रहे एग्जैक्टली, क्या सीखने को मिला, क्या इससे हमें वर्ल्ड कप का जो भी आने वाला है उससे कुछ हिंट मिल रहा है कि कौन पक्का सेलेक्ट होने वाला है। बिकॉज रोहित शर्मा ने कह दिया है कि अपेरेंटली 8 से 10 प्लेयर तो हमारे दिमाग में हैं। बच्चे जो 4-5 प्लेयर्स आएंगे वो फिर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, उस टाइम पे क्या फॉर्म है, परफॉर्मेंस क्या है, बट कोर ऑफ द ग्रुप इज डिसाइडेड। सो काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए। वी विल स्टार्ट विद क्रिकेट फर्स्ट, राइट, एंड आई थिंक 30-20 से स्टार्ट करते हैं। क्या इनिशियल थॉट्स है भाई? टॉस जीत के हमने कहा था कि काश भाई बैटिंग ले लें, एंड आई थिंक पर्पस ही वही था। लॉजिकली इट मेड नो सेंस कि बैंगलोर पे आप पहले बैटिंग करो, इतनी तगड़ी पिच होती है, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू चेज। सो द फैक्ट कि रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग ली टॉस जीत के, वो वही था कि वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। ही वांट्स टू टेस्ट द बैटिंग लाइनअप कि सबको कम से कम 20 ओवर बैटिंग करने को तो मिले। बट 3 चेंजेस होते हैं, आई विल क्विकली गो थ्रू देम एंड देन आई विल आस्क योर ओपिनियन। संजू सैमसन आ जाता है भाई, आवेश खान आता है और कुलदीप यादव, ये तीनों आ जाते हैं, और अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और जितेश शर्मा बाहर हो जाते हैं। अब इसमें आई थिंक अक्षर पटेल को तो इसलिए हटाया गया था बिकॉज ही हैज डन इनफ। एग्जैक्टली, सिलेक्टेड है वो पक्का, हर मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये था बेसिकली कि तेरा टिक मार्क लग चुका है भाई, अब तू आराम से रेस्ट कर। अब जिन बाकियों पे क्वेश्चन मार्क है उनको देखते हैं वो टिक मार्क बना सकते हैं कि नहीं। अर्शदीप सिंह पे भी आई थिंक इसलिए हटाया गया अभी राइट नाउ बिकॉज मुकेश शर्मा हैज बीन द बेटर बेट। सो ये थॉट ऐसी है कि किसको प्रेफरेंस देने वाले हैं लोग आगे जाके। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी हो सकता है कि शायद रोहित शर्मा को लगता है कि ही हैज ऑलरेडी सीन इनफ ऑफ अर्शदीप सिंह बिकॉज पिछले वर्ल्ड कप में भी था। सो अब क्या लगता है दोनों में से कौन सा? आई थिंक मैं शायद सेकंड में ज्यादा फेवर करूंगा, क्योंकि आई थिंक अर्शदीप सिंह सिलेक्ट हो ही जाएगा अल्टीमेटली। क्योंकि वही बात है कि लेफ्ट आर्म पेसर है, अलग वैरायटी ऐड करता है जो कि हमारे पास है नहीं, एंड लेफ्ट आर्म पेसर्स का वो थोड़ा है भाई साहब, हुआ है थोड़ा, है। तो आई थिंक सेलेक्ट हो जाएगा, एंड ही काइंड ऑफ नोस की रिगार्डलेस मोस्ट प्रॉब्ली शायद हो ही जाए, इसलिए अब दूसरों को ट्राई करते हैं, इसलिए आवेश खान में भी। ऑल्दो आई डोंट सी कि भाई किस बेसिस पे अभी अर्शदीप सिंह मुकेश से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। राइट। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क तो रहेंगे, बट जो लास्ट चेंज है एसेंशियली वो है संजू सैमसन जितेश शर्मा की जगह पे। राइट। एंड आई थिंक यहाँ पे जितेश शर्मा को हटाने के पर्पस ये कि भाई ठीक है तेरे को देख लिया है, बट तूने भी कुछ खास करा नहीं है, एंड संजू सैमसन को स्क्वाड में लिया तो एटलीस्ट एक मैच तो देना ही पड़ेगा। तो अब तू बैठ, अब देखते हैं संजू सैमसन क्या करता है, एंड उसने जो गुड़ गोबर करी उसको भी डिस्कस करना है। मतलब जितेश शर्मा की हम कह रहे हैं कि उसने कुछ खास नहीं करा, संजू सैमसन ने तो भाई आजकल मीम्स बनने लग गए ना कि जब अपॉर्चुनिटी दी जाए तब आपको परफॉर्म करना नहीं है। इफ दैट हैड भाई अब तो कोई मुंह उठा के नहीं बोल सकता। मैं तो अभी अच्छे से ब्रेक इट डाउन बिकॉज आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड व्हाट ही डिड। ओके, एज फार एज जितेश शर्मा इज कंसर्न, आई थिंक आइडियली हमने ये लास्ट पॉडकास्ट में भी शायद करा था, लास्ट टू लास्ट में बात करी थी कि जितेश शर्मा का भी लोग बिना स्टैट्स देखे या बिना कोई परफॉर्मेंस देखे बस वो गुडविल चल रही है तो जबरदस्ती लोग बढ़ाए जा रहे हैं भेड़ चाल के चक्कर में। बट इफ यू एक्चुअली लुक एट द ग्राउंड रियलिटी, आई डोंट थिंक संजू सैमसन या फिर जितेश शर्मा आइडियली दोनों ही डिजर्व करते हैं टू स्टार्ट इन द लाइनअप। इन एन आइडियल सिनेरियो यू वुड नॉट वांट देम टू स्टार्ट। तो आई डोंट थिंक किसी को भी फॉर ग्रांटेड लेनी चाहिए अपनी पोजीशन विकेट कीपर रोल के लिए। तो ओके, बट नाउ कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, जिस टाइप की हमारी स्टार्ट हुई थी उसके बारे में क्या कहना है? अभी रोहित शर्मा के लिए हम कह रहे थे ना कि उसे टेस्ट करना है, बट टेस्ट तो प्रॉपर हुए इस बार हम लोग। मैं एक चीज अभी से बोल दूं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 सेंचुरी फ्रॉम एन इंडियन बैट्समैन। ओके, क्योंकि कंडीशन जैसी थी उसके साथ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्रेटेस्ट है, बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर श्योर है। ओके, एक तो मैं काफी सरप्राइज था क्योंकि जिस तरीके से हमने विकेट लूज करे, पहले जायसवाल लूज करता अपना विकेट, आई थिंक वो भी मतलब स्टार्ट थोड़ी धीरे हुई थी। दोनों की जो बॉल्स थी और रन से ज्यादा थे, एंड 5-6 बॉल ऑलरेडी जायसवाल ले चुका था, उसके भी मतलब बेसिकली 100 की स्ट्राइक रेट ऊपर हुई नहीं थी। आई थिंक इसलिए दे बोथ काइंड ऑफ गॉट इनटू प्रेशर। रोहित शर्मा भी थोड़ा संभल के खेल रहा था,
एंड जायसवाल उसके चक्कर में ही मारने जाता है, मतलब अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाता है वहाँ पे। राइट। आई थिंक बहुत कुछ देखने को नहीं है उसमें, क्योंकि वो उसके अंदर प्रेशर लग रहा था मुझे कि थोड़ा अंडर प्रेशर है इसलिए मारने जा रहा है रन। एक काम करते हैं, पहले ना जो 4 विकेट गिरे हैं, लेट्स डिस्कस देम फर्स्ट एंड देन विल फोकस ऑन रोहित शर्मा एंड रिंकू सिंह टुगेदर, ठीक है। तो ये जो अपना जायसवाल का विकेट आता है, हमने ये लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि द ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही इज प्लेइंग, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बहुत अग्रेसिव, सुपर अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। तो इसमें नेचुरली ऐसे मैचेस आएंगे जहां पे वो जल्दी आउट होगा, एंड इट हैपेंड टू बी वन ऑफ दोज गेम्स। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इसमें शौक की बात है या फिर कोई कंसर्न की बात है। दो उसने अच्छी इनिंग्स खेली है तो एक बुरी इनिंग्स आनी थी यार। उतना ज्यादा अग्रेसिव खेलोगे तो ये बनेगा ही चांस। एग्जैक्टली। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विराट कोहली आता है, हाँ, एंड विराट कोहली फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाता है। एग्जैक्टली। उसके बारे में क्या कहना है? एक तो जो शॉट वो खेलने गया था पहली बॉल पे, दिस इज वेरी रेयरली दैट वी सी फ्रॉम विराट कोहली कि वो पहली बॉल से ही मारने जाए। एंड ये चीज रोहित शर्मा ने आई थिंक अपने पोस्ट मैच में, मैच के बाद बोला था ये चीज कि यू डोंट नॉर्मली देखते नहीं हो कि विराट कोहली पहली बॉल से ही मारने जा रहा है, बट वही बात है कि उसने इंटेंट दिखाई वो चीज। एंड अगर आप पहली बॉल से मारने जा रहे हो, देयर इज अ चांस कि आप आउट हो जाओगे वहां पे। ऑल्सो नोटिस हाउ नोबडी इज मेकिंग फन ऑफ दिस राइट। हाँ, राइट। अभी मैं इस चीज हिपोक्रेसी को भी कॉल आउट करूंगा, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी करा था, बिकॉज इट वाज जेन्युइनली डिसहार्टनिंग टू सी व्हाट वाज हैपनिंग इन द फर्स्ट T20s फॉर मी, ठीक है। आई थिंक विराट कोहली को क्रिटिसिज्म नहीं मिला एंड नहीं मिलना भी चाहिए, बिकॉज वो ऐसी चीज ट्राई कर रहा है जो उसने अभी तक अपने करियर में ट्राई नहीं करी है। तो नेचुरली अभी इनिशियली थोड़े फेलियर्स आएंगे ही आएंगे, राइट। तो उस पर उसको कॉल आउट करने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज ही हैज प्रूवन हिज क्वालिटी फॉर द पास्ट 10-15 years। Exactly. तो कोई बंदा उसको क्वेश्चन कर रहा तो वो बेवकूफ़ी है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि वो परफेक्ट है भाई। कभी ना कभी एक पुअर गेम आएगा ही आएगा, और ये एक उन गेम में से था। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अब T20 टीम में डिजर्व नहीं करता जगह अपनी वर्ल्ड कप में। बट वो तो क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है उसके ऊपर। एनीवे, उसके बाद आता है हमारा दुबे, ठीक है। अब यहाँ पे दुबे से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अपना संजू सैमसन का डिसमिसल, बिकॉज जायसवाल, कोहली और सैमसन तीनों को उसने आउट करा, अपना फरीद अहमद ने आउट करा। एंड तीनों डिसमिसल्स में ना तुम्हें एक कॉमनैलिटी देखने को मिलेगी इन माय ओपिनियन, स्पेशली इन संजू सैमसन एंड विराट कोहलीज केस, कि बॉल ना ऑफ द विकेट पड़ के थोड़ी तेज आ रही थी, जितना बैट्समैन एक्सपेक्ट करा था उससे ज्यादा। विच इज वाई यू विल सी कि बैट्समैन थोड़ा हरीड अप लग रहा था, कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता इतनी जल्दी आ जाएगी, इसीलिए थोड़ा हैंडल के पास बहुत ज्यादा लग रही है। आई थिंक ये सेम चीज कोहली के साथ भी हुई थी भाई। मैं कह रहा हूँ कोहली एंड संजू सैमसन पर्टिकुलरली। जायसवाल का जो काइंड ऑफ कैन से, बिकॉज थोड़ी अपवर्ड रीजन ऑफ द बैट पे लगी थी, इसलिए बॉल खड़ी हो गई इंस्टेड ऑफ गोइंग ओवर द फेंस, कि बॉल थोड़ी सी ना जिस पेस पे आ रही थी उससे शायद थोड़ा धीरे एक्सपेक्ट कर रहे थे बैट्समैन। ओके, हरीड अप हो गए तीनों बैट्समैन। एंड क्रेडिट टू फरीद अहमद यार, बिकॉज सब लोग अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, ज्यादा कुछ देखा नहीं है किसी ने उसके बारे में, रिलेटिवली अ न्यू प्लेयर। विराट कोहली वॉज टेकन बाय सरप्राइज, बट आई वुड वॉन्ट टू कॉल आउट संजू सैमसन हियर। लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन हिम, बिकॉज 3 विकेट गिर चुके थे। ऑफकोर्स अभी हमने दुबे की बात नहीं करी है। 3 विकेट गिर चुके थे। रोहित शर्मा हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर द पास्ट 2 games। आपको पता है कि टीम प्रेशर में आज हम लोग एक बैट्समैन कम खिला रहे थे, बाय द वे नंबर 8 पे बैट्समैन था नहीं आज, कुलदीप यादव था आज। एंड उसके बावजूद हम देखते हैं कि पहली बॉल पे ही इज गोल्डन डक। क्या शॉट मार रहा था वो। और अगर तुम नोटिस करोगे, जब उसे शॉट मारा है, बेसिकली क्या हुआ कि ही वॉज हरीड अप, एज आई सेड, कि बॉल एक्सपेक्टेड से ज़्यादा तेज आ गई पड़ के। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका जो आपने प्लान करा होता है वो एग्जीक्यूट तो कर नहीं पाते सही से, तो बहुत ही एक हरीड अप रिएक्शन भी आपका निकल के आता है। उसमें कई बार क्या होता है कि आपका जो लूज हैंड होता है ना, दोनों हाथों में से जो बैट के ऊपर होते हैं, जो हाथ लूज होता है वो कभी कभी निकल जाता है हाथ से। यूजुअली क्या होता है, अगर मैं राइट हैंडेड बैट्समैन हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड ज़्यादा टाइट होना चाहिए। राइट। वो पूरा बॉटम हैंड लेके बैठा हुआ था भाई। तुम देखोगे ना, जब वो आउट हुआ है, शॉट खेलने के बाद फॉलो थ्रू में बैठ के वो अपने राइट हैंड में उसने बैट पकड़ा हुआ था, लेफ्ट हैंड पूरा निकल गया था। बॉटम हैंड से शॉट मारने जा रहा था पूरा वो। एंड इट काइंड ऑफ मेक्स यू वंडर कि क्या पहली बॉल से सोच के आया था कि रिगार्डलेस कैसी बॉल आएगी मैं मार नहीं जाऊंगा। प्लस आई थिंक ये ऑल आउट अप्रोच ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए T20s में, क्योंकि सारे लोग अपना रहे हैं चीज़। बट जो सिचुएशन होती है स्पेशली मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें, क्योंकि टॉप ऑर्डर तो वैसे खेलेगा ही जाके ऑल आउट इंटेंट से, मिडिल ऑर्डर मतलब उसके एक फाइन लाइन होती है कि आपको कब एक्सेलरेट करना और कब नहीं करना। एंड उसी चीज़ में आई थिंक रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने एक्सेल करा था अल्टीमेटली जाके। ये चीज़ मैंने ट्वीट भी कही थी कि अब कोई गेम बचा सकता तो यही दोनों है। अगर ये दोनों चल गए बाई चांस तो गेम तो पक्का अपना ही है। एंड उन लोगों ने स्टार्टिंग में काफ़ी बॉल्स ली भी थी। रिंकू सिंह भी आई नो 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर ही था, बट
लाइक एक दो ही ज़्यादा थे उसका गैप, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग ना इस चीज़ को आई थिंक मिसकंसेप्शन है इस चीज़ के अराउंड कि ये जो ऑल आउट इंटेंट हमने जो सोचा है जाने का, बेसिकली ऑल आउट ये पब्लिक बोल रही है। रोहित शर्मा ने बेसिकली एक जो ब्रांड इंस्टॉल करा वो है अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। राइट। इसका मतलब क्या है कि भाई हम लोग टाइम कम लेंगे विकेट पे सेटल होने का, वील ट्राई टू हिट फ्रॉम गेट गो, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंटेंट। एब्सोल्यूट इंटेंट से मेरा क्या मतलब है कि रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, चाहे कुछ हो जाए, हम सिर्फ यही इंटेंट खेलना जानते हैं और कोई जानते ही नहीं है। कोई अडेप्टेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है टीम में। ये कभी नहीं कहा था उसने। इनफैक्ट अगर तुम ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखो तो उसने ये कहा था भाई कि ऐसा नहीं है कि मैं हर बॉल से पहली बॉल से मारना शुरू करूंगा, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। बट हाँ, एक कंसर्टेड एफर्ट जरूर है कि जो मैं नॉर्मली जैसा खेलता हूँ उससे ज्यादा अग्रेसिव खेलना है। राइट। सेम इज इन द T20 फॉर्मेट। अगर आप ये सोच रहे हो और इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हो, बिकॉज ये सच भी नहीं है, तो इस पे क्रिटिसाइज पता नहीं क्यों करा जा रहा है कि रोहित शर्मा के अंडर भाई सब अंधाधुनी मार रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि भाई टिक के सेटल हो जाएं क्योंकि भाई हमें ऑल आउट जाना है। ऐसा नहीं है। आज जो सिचुएशन थी, जब 3 विकेट गिर चुके थे, जब 4 विकेट भी गिर गए थे, तो रोहित शर्मा तो पहली बॉल से नहीं मारने जा रहा था ना, टाइम ले रहा था, रिंकू भी टाइम ले रहा था, संजू शुड हैव डन द सेम थिंग। अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि मतलब अपने टांग भी कुल्हाड़ी मार दो कि जब सब आउट हुए तब भी अग्रेसिव ही खेले जा रहे हो। राइट। ऑफ कोर्स आपको सिचुएशन के साथ अडाप्ट करना पड़ेगा, बट स्टिल कीपिंग इन माइंड कि हमें बॉल्स वेस्ट नहीं करनी। ये इसको कहते हैं अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। ये नहीं कहते कि भाई 5 विकेट भी गिर गया फिर मैं पहली बॉल से मार के आउट हो जाऊंगा। Right. ये कभी नहीं कहा था रोहित शर्मा ने। एंड रोहित शर्मा क्योंकि ओपनिंग करता है तो उसके पास वो लिबर्टी है और वो टोन सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो फर्स्ट बॉल से मार सकता है। बट जो मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं शायद उनके पास नहीं होगा ये। उन्हें सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा। उन्हें इस चीज के हिसाब से खेलना पड़ेगा कि मेरे से पहले के 3-4 बैट्समैन क्या करके गए पिच के ऊपर। बट जो ओपनिंग बैट्समैन है वही तो टोन सेट करता है, उससे पहले तो किसी ने बैटिंग करी भी नहीं है। तो रोहित शर्मा तो वैसे ही खेलेगा। सो अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट एग्जैक्टली होता क्या है, इसके अराउंड बहुत ज़्यादा फालतू के मिसकंसेप्शंस हैं। एंड मुझे मतलब अभी मैं आऊँगा आज विल स्पीक अबाउट रोहित शर्मा, बिकॉज लोग उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे थे इस इनिंग में भी इनिशियली। ओके, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। बट नाउ कमिंग टू शिवम दुबे, बिकॉज आई थिंक संजू सैमसन ने तो अपने टांग पे कुल्हाड़ी मार दी है एंड ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन द लाइनअप फॉर श्योर फॉर मी। राइट। दुबे को इस बार जल्दी आउट हो जाता है। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सेटअप बाय उमर जाई आल्सो। ओके। कुछ बॉलें उसको पढ़ के अंदर आ रही थी एंड देन एक बॉल होती है जो कि पढ़ के बाहर निकलती है, एज ले जाती है। फुटवर्क था नहीं, फुटवर्क ज़्यादा होता भी नहीं दुबे के साथ, हम देखते ही हैं। सो इट वाज अ गुड सेटअप बाय उमर जाई एंड प्रेशर मे बी गॉट टू शिवम दुबे। ये एक सोचने वाली बात है कि शिवम दुबे की जब बैटिंग ऊपर आगे करने को, तब फिर वो कैसे जल्दी आउट हो गया। राइट। तो मे बी नंबर 4 शुड नॉट बी द स्पॉट फॉर हिम। ऐसा सोच सकते हैं। शायद नंबर 5 नंबर 6 नंबर 4 तो इधर भी नहीं होगा अगर खेलेगा भी T20 वर्ल्ड कप में, तो तब स्काई आ जाएगा क्योंकि तो हाँ, मतलब पॉइंट वही है कि ही वाज इन अ सिचुएशन जहाँ पे उसको खेलना होगा नहीं मोस्ट लाइकली आगे जाकर भी। सो मतलब उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट भी नहीं करेंगे। आई थिंक जब सीरीज रिव्यू पे आएंगे हम लोग पूरे तब बात करेंगे ज़्यादा अच्छे से। बट नाउ लेट्स कम टू रोहित शर्मा एंड रिंकू सिंह। राइट। ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं शुरू करता हूँ उसी बात से। देखो भाई, पहले के 6 ओवर में सिर्फ 22 रन थे और 4 विकेट गिर चुके थे। सॉरी 30 रन थे और 4 विकेट गिर चुके थे। 22 पे 4 विकेट वैसे गिर गए थे। राइट। सो 30 for 4 in 6 overs, मतलब 5 रन पर ओवर की इकोनॉमी चल रही है। एंड पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग रोहित शर्मा वंस अगेन। ओके। कि ये कौन सा पॉजिटिव इंटेंट है, ये पॉजिटिव इंटेंट खेलने वाले जो कहते हैं ये खुद तो इतना टाइम ले रहे हैं। इनफैक्ट 10 ओवर में सिर्फ 61 रन ही थे। तो ऑलमोस्ट रन बॉल ही चल रहा था। एंड तब भी लोग गाली दे रहे थे कि ये है क्या पॉजिटिव इंटेंट, ये रन बॉल खेल रहे हो तुम। राइट। तो मैं वही कह रहा था कि यार पॉजिटिव इंटेंट का मतलब ये नहीं है कि अंधाधुनी चला रहे हो तुम, सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा। एंड और हर उस आदमी की जो उसको क्रिटिसाइज कर रहा था 20 ओवर खत्म होते होते सबकी बोलती बंद हो गई। राइट। क्योंकि 212 रन बना दिए फिर, मतलब 61 से 212 क्रेजी एक्सेलरेशन। राइट। तो हर किसी की बोलती बंद हो गई। तब ये बात लोगों को समझ में आती नहीं इनिशियली, विच इज वाई यू शुड ऑलवेज ट्राई टू शश योरसेल्फ एंड वेट फॉर द गेम टू एंड। कि इनिंग्स कैसे बिल्ड हो रही है वो आर्ट समझना सीखो पहले। हर कोई ऐसे नहीं बना सकता इनिंग्स को। तो व्हाट वर योर इनिशियल थॉट्स ऑन दैट? आई थिंक जब वो स्टार्ट हुई थी इनिंग्स अपने रोहित शर्मा और रिंकू सिंह की, तो मेरे दिमाग में बस यही चीज़ थी कि कैसे भी करके लाइक एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि भाई 130-140 बना लो तो भी शायद कॉम्पिटिटिव स्कोर हो जाए, क्योंकि जैसे हम आउट हो रहे हैं वैसे इन लोगों को भी आउट कर सकते हैं। बट धीरे धीरे जब थोड़ा
मिलने लग गया, जैसे 15th ओवर में 109 समथिंग रन बन गए थे, उसके बाद मुझे लगा था कि चलो 150 रन बना दो, इसके बाद तो अब निकाल लेंगे हम लोग कुछ क्लोजर के मैच। बट स्पेसिफिकली इन द लास्ट 5 ओवर्स जैसे उनका एक्सेलरेशन था, बोथ रिंकू सिंह एंड रोहित शर्मा का, इनिशियली टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। पहले की कुछ ऐसा स्टार्ट है कि 34 बॉल्स में रोहित शर्मा के 28 रन थे भाई। 11th ओवर तक रोहित शर्मा के खुद के सिर्फ 28 रन ही थे। हाँ राइट। और आखिरी के 9 ओवर में उसने कुछ 90 कुछ रन खुद के मारे। 35 बॉल्स में नेक्स्ट 93 रन मार दिया। तो वो एक्सेलरेशन भी आपको सिर्फ रोहित शर्मा से ही देखने को मिल सकता है, और कोई प्लेयर ऐसा, मतलब इन माई ओपिनियन इस टाइम पे तो इंडियन क्रिकेट टीम में कोई ऐसा है नहीं जो इस टाइप का एक्सेलरेशन कर सकता है। मतलब मे बी स्काई, बट वो भी थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। बट जैसा एक्सेलरेशन देखने को मिला लास्ट के 5 ओवर में, राइट, क्योंकि दिस वाज समथिंग जो कि मैंने आज तक किसी T20 मैच में नहीं देखा, जितने भी टाइम से मैं देख रहा हूँ। 103 रन आते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट के 5 ओवर में, राइट। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि चलो 50 आ गए, 60 रन आ गए, मैक्स टू मैक्स 70 आ गए। 103 रन कैसे आ सकते हैं भाई लास्ट के 5 ओवर में? मतलब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। 11th ओवर तक रोहित शर्मा के 28 रन थे। अगले 4 ओवर में, ठीक है, जबकि 15 ओवर खत्म हुए थे, तब तक रोहित शर्मा अपने आप ही 55 पे आ चुका था। हाँ, एकदम से एक्सेलरेट करना शुरू हुआ था। राइट। बट तब भी उसके 47 बॉल्स पे 55 रन ही थे, ठीक है। और इंडिया के 109 रन हो चुके थे। 10 से 15 ओवर के बीच में इंडिया ने खुद भी 58 रन मारे। आई थिंक यहाँ पे रिंकू और रोहित ने बहुत अच्छा एक्सेलरेट करा था। पहले के 10 ओवर तक तो मुझे लगता है गेम प्लान यही था रोहित शर्मा रिंकू का कि सर्वाइव करते हैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी 4 विकेट गिर चुके हैं। फिर वहां से जब विकेट, और देखो विकेट का नेचर हमेशा से अच्छा ही था, कुछ बुरा नहीं था। तो जब वो सेट हो गए, जब उन्हें पता चला कि यार देखो बॉलिंग की क्वालिटी से कुछ खास है नहीं, एंड नाउ हमारी आइस सेट हो चुकी है, अब हम अच्छे से विकेट को ट्रस्ट करके ऑन द राइज मार सकते हैं, तब उन्होंने पिटाई करनी शुरू करी। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हर बॉल पे ये लोग ऑल आउट जा रहे हैं। फिर से 1 सेकेंड दे वर पिकिंग अप द लूज बॉल्स। तभी रोहित शर्मा के अभी भी 47 बॉल पे 55 थे। हाँ। ऐसा अभी भी एक्सप्लोड नहीं करी थी स्ट्राइक रेट अभी। इनफैक्ट रिंकू की भी स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा नहीं थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट एज यू सेड, आखिरी के 5 ओवर में भाई इंडिया ने 103 रन मारे, विच इज मोर देन 20 रन एवरी ओवर। भाई क्या था भाई ये तो। आई थिंक उस टाइम पे वैसा हो गया था ना कि अफगानिस्तान के बॉलर्स भी थोड़े हड़बड़ा गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कहाँ बॉल डालो। एंड ये चीज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसने बोली थी, अपना कोई प्लेयर था जो इंटरव्यू दे रहा, अश्विन इंटरव्यू दे रहा था अपना तमिलनाडु की, तमिल में। हाँ। उसमें बोल रहा था वो कि विराट कोहली की एक बार उससे बात हुई थी ड्यूरिंग अ टेस्ट मैच, और उसने ऐसा बोला कि डेथ ओवर्स में एक बॉलर का नाइटमेयर कौन है T20s में। तो उसने कुछ ऐसे किसी और का नाम बोला था, आई फॉरगॉट किसका नाम बोला था, बट उसने कहा था कि नो, धोनी बोला था, धोनी। एंड विराट कोहली कहता है नो इट्स रोहित शर्मा, क्योंकि एंड में आते आते बॉलर्स हड़बड़ा जाते कि कहाँ बॉल डालें, क्योंकि जहां भी डालोगे वो बाहर ही मारने वाले हैं कुछ भी करके। तो आई थिंक द सेम थिंग हैपेंड इन दिस मैच ऑल्सो, जहां भी बॉल डाले तो लंबे लंबे छक्के मार रहा था। इनफैक्ट इंडिया ने तो 103 रन मारी, रोहित शर्मा ने अकेले आखिरी के 5 ओवर में खुद के रन उसके 66 थे। क्रेजी क्रेजी। लोगों की टीम के टोटल रन 60 नहीं होते आखिरी के 5 ओवर में। 66 रन रोहित शर्मा के खुद के थे आखिरी के 5 ओवर में। एंड नॉट जस्ट दैट, आखिरी ओवर में 36 रन आते हैं, 36 रन आते हैं लास्ट ओवर में, ठीक है। रोहित शर्मा अपनी आखिरी की 8 बॉलों में 32 रन मारता है। क्रेजी, मतलब 400 की स्ट्राइक रेट से हर बॉल पे चौका आ रहा है, मतलब बेसिकली। तो ये तो स्टैटिस्टिकल ब्रेकडाउन हो गया रोहित शर्मा के एक्सेलरेशन का, कि भाई इनिशियली बहुत स्लो बिल्डअप था, फिर वो एक्सेलरेट करना शुरू हुआ। आखिरी के 8-10 बॉलों पे तो आके ऐसा था कि हर बॉल पे छक्का चौका मार रहा है। बट द पॉइंट इज, जो तुमने भी कहा ना रोहित शर्मा का, कि विराट कोहली ने कहा था कि बॉलर्स को पता नहीं होता, कहीं की बॉल भी कहीं भी मार रहा है, ये हमने फिर से होते हुए देखी थी। आई रिमेंबर सेकेंड लास्ट ओवर था या फिर लास्ट ओवर था, किसी ने फुल टॉस फेंकी थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, और उसने बैठ के उसको ऐसे कुछ स्वीप टाइप का मार दिया, और उसको एल्ड पे चौका मार दिया। भाई वो लोग रियलाइज नहीं करते वो शॉट कितना मुश्किल है एक्चुअली में। एंड दैट वाज द ट्रेडमार्क फॉर मी, कि रोहित शर्मा जब ऐसे शॉट्स खेल रहा है ना, तो हम समझ जाओ कि इज गोइंग टू स्कोर अ बिग 100। अनदर हाईलाइट वुड बी द रिवर्स स्वीप। उसके बारे में क्या कहना है? वो भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। यूजुअली यू डोंट सी रोहित शर्मा प्लेइंग दोस काइंड ऑफ शॉट्स, बट हाँ भाई जब आई थी तो मजा तो आया था एक्चुअली देखने में। मतलब 1-2 बार स्टार्टिंग में कनेक्ट नहीं हो रही थी, उसके बाद जब कनेक्ट होना शुरू हुआ तो एक चौका भी आया, छक्का तो बहुत ही तगड़ा था। एंड उससे पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी कहा ये कि मैं कुछ टाइम से शॉट ट्राई कर रहा था और वो इट केम ऑफ रियली वेल इन दिस गेम, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो इट वाज सीमिंग एज इफ कि वो एक कंसर्टेड एफर्ट है भाई, कि ट्राई कर रहा है अलग अलग शॉट्स खेलने का इन द T20 फॉर्मेट। एनीथिंग एल्स ऑन रोहित शर्माज इनिंग्स? बिकॉज एक तो
जिनको नहीं पता, स्टार्टिंग में एक चौका मारा था उसने जो कि अंपायर ने थाई पैड से दे दिया था। हाँ भाई तो उसके ऊपर पूरा डिस्कशन हुआ था भाई, वो कहता कि क्या यार ये थाई पैड से दे दिया, हाँ बैट से लगा था, 2 मैच में 0 हो चुके हैं, हंस के बोल रहा था। राइट। तो भाई प्रेशर तो था क्लियरली, एंड जितने लोग फालतू का सवाल उठा रहे थे, अब उसके मैं आऊंगा अभी। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस इनिंग्स? मतलब आई थिंक ये जो पैड वाली चीज़ थी, आज यू सेड की प्रेशर था, ऑब्वियसली आई थिंक उसके दिमाग में भी हो गई चीज़ की 2-0 आ चुके सीरीज में ऑलरेडी, एंड उसको भी पता तो हो गई कि भाई काफ़ी गालियाँ पड़ी पब्लिक से। बट वही बात है कि भाई ये लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने बोला था कि इट इज़ अ रिस्क दैट इज़ वर्थ टेकिंग। आप कितना भी उसे चांस दोगे, अल्टीमेटली ही विल टर्न अप। चाहे, क्योंकि पिछली 5 इनिंग्स उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, 50 रन भी नहीं थे टोटल में, और फिर इसी इनिंग्स में 121 रन आ गए, वो भी नॉट आउट। 121 रन भी इस मैच में नहीं, आगे 2 इनिंग्स और खेलने को मिली, 2 ओवर और खेलने को मिली, उसमें और रन आए थे। तो आई थिंक कि भाई वही बात है कि मतलब ऐसे टाइप के प्लेयर्स को, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इस कैलिबर के प्लेयर्स को यू शुड नॉट डाउट ऑल दीस प्लेयर्स। डाउट तुम भी कर रहे थे? मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था मैं रखूंगा तो हुई टीम में, पर मैं कह रहा था कि मतलब थोड़ा जो भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है टू सम एक्सटेंट इट इज फेयर। How was it fair? Let's come to that. मेरा पॉइंट ये था कि जब लास्ट की 5 इनिंग्स में आपके टोटल में 50 रन भी ना हो, तो क्वेश्चन उठने तो बहुत नॉर्मल है इस कंट्री में स्पेसिफिकली, जहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, जहाँ पे ओपनिंग स्लॉट पे तो पागल हो रखे हैं इस टाइम पे, प्लेयर्स भरे हुए हैं, सबको आना अंदर। शुभमन गिल, जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सबके लगी हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जब आपके, क्योंकि रोहित शर्मा का इवन लास्ट T20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नहीं रही हैं उसकी, एंड विद द T20 वर्ल्ड कप कमिंग अप, IPL वी नो कि बहुत अच्छा नहीं जाता हमेशा उसका। तो ऐसे ही आपके T20 इंटरनेशनल्स में आपको परफॉर्म करके थोड़ा बहुत आपको होप देनी पड़ेगी, एंड जो कि अब तक नहीं मिल रही थी रोहित शर्मा से, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। चाहे वो ऑल आउट इंटेंट की बात करें या फिर नॉर्मल टिक्के खेलने की बात करें। नाउ ये इनिंग्स देख के तो ऑब्वियसली सबको लगेगा सब चुप हो गए इस टाइम पे, बट आई थिंक जो लास्ट की 5 इनिंग्स में कुछ 47 समथिंग रन से, आई थिंक दैट इज अ फॉर्म जिस पे किसी पे भी क्वेश्चन उठेंगे। मतलब मेरा इस पर डिसएग्रीमेंट पता है कहाँ पे, व्हाई आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। अब मुझे लगता है, मैंने अभी पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था ये कि जब हम लोग सीरीज रिव्यू करेंगे तब मैं अपना मुंह खोलूंगा, राइट, कि आई वुड वेट फॉर द थर्ड इनिंग्स, बिकॉज आई थिंक कि बहुत अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये एग्जैक्ट चीज मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कही है, थैंकफुली रोहित शर्मा ने मुझे राइट प्रूफ भी करा। व्हाई आई वाज सेइंग दैट बिफोर द थर्ड इनिंग्स, बिफोर द 30-20 ऑल्सो, जो तुम कह रहे हो ना पिछले 5 T20 में ऐसे रन है वैसे रन है, T20 वर्ल्ड कप पिछला अच्छा नहीं गया है, यार वो बहुत इलॉजिकल स्टेटमेंट मुझे लगती है। okay. तुम किस बेसिस पे उस परफॉर्मेंस को लेके आ रहे हो अभी? उसने 1 साल से तो T20 खेला ही नहीं है ना, राइट। तो 5 साल पहले क्या करा था उसको तुम अभी कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? मतलब पॉइंट ये है ना कि आपके, जब आपकी हिस्ट्री होती है कि आपका T20 वर्ल्ड कप अच्छे नहीं गए हैं, पॉइंट वो नहीं है। अभी उसको लायक इसलिए गया बिकॉज ऑफ द ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही वाज प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप। उसके बाद से उसका खराब क्या हुआ है एसेंशियली, T20 में उसने एक बार तो रन आउट करवा दिया, उसमें उसकी गलती थी नहीं, एसेंशियली सिर्फ एक ही मैच में तो अपनी गलती से 0 पे आउट हुआ है, राइट। तो इतना क्या उसको गाली दी जा रही थी? मतलब आई थिंक T20s में होगा यार, मतलब अगर भाई कोई सेंस ही नहीं है। पिछले 5 इनिंग में जो तुम कह रहे हो, हाँ, उसमें से 2 इनिंग तो अभी खेली थी, 3 इनिंग कब खेली थी? 1.5 साल 2022 में 24 आ गया। अच्छा नहीं खेला था ना उस टाइम पे भी। पॉइंट ये नहीं है कि अच्छा खेला था बुरा खेला था, पॉइंट ये है कि इट इज सो बैक इन टाइम दैट इट इज इररेलेवेंट फॉर हिज सिलेक्शन राइट नाउ। 2 साल बाद एक T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके सिलेक्शन के लिए आप 2 साल पहले की परफॉर्मेंस थोड़ी देखोगे भाई, अभी जो हो रहा है उसको देखोगे ना। और अभी जो हो रहा है उसमें वो एक ही मैच है तो 0 पे अपनी गलती से आउट हुआ है, एक मैच है तो 0 पे रनआउट ही करवा दिया गया था, उसे बिल्कुल भी एनीबडी हु टेल्स मी कि गिल की गलती नहीं थी, उसको क्रिकेट समझ में नहीं आता है। मैं बस इतना बोलूंगा। तो तुम 1-0 के वजह से बेसिकली तुम ये बोल रहे हो कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व नहीं करता। नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ T20 जो लोग, और क्या लॉजिक नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि जगह नहीं बनती उसकी, वो किस बेसिस पे कह रहे हैं? आई थिंक जगह नहीं बनती वो तो फालतू चीज है कि लोग कह रहे हैं कि जगह नहीं बनती, क्योंकि अगेन मैं वही कहूंगा कि ऐसे प्लेयर्स को इतना डाउट करना नहीं चाहिए। बट आई थिंक क्वेश्चन में तुम क्या ही कर रहे हो? क्वेश्चनेबल फॉर्म था उसका T20s में भाई, क्वेश्चनेबल फॉर्म T20s में पिछले 5-10 सालों में जो भी है रहा है। हाँ, अभी हम लोग को सिलेक्शन 2024 के वर्ल्ड कप के लिए करना है, राइट। तो उसके लिए क्या मैटर करना चाहिए? पिछले 5 साल में कैसा खेला है कि अभी कैसा खेल रहा है? एग्जैक्टली और अभी वो कितना ही खेला है यार। पॉइंट ऐसा है ना कि जब आप कोई फॉर्मेट का खेलने जा रहे हो तो आपका रीसेंट फॉर्म देखा ही जाएगा। रीसेंट मतलब रीसेंट ही देखना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रीसेंट मतलब उस फॉर्मेट में, चाहे आपने पहले खेला हो चाहे बाद में खेला हो। ऐसे तो संजू सैमसन ने अभी ODI में 100 मार दी थी लास्ट में, बट दैट डज नॉट मीन कि उसको T20 में तुरंत स्टार्ट करा देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा है वो, उसको भी प्रूफ करना ही पड़ेगा। उसका अलग केस है, वो ODI में बहुत अच्छा नहीं खेल रहा, उसने पहली सेंचुरी, पर मतलब रीसेंट में तो उसने 100 मार दी ना अल्टीमेटली। पर मैं ये कह रहा हूँ कि
दिस इज समथिंग दैट वी वुड इवेंचुअली सी विद विराट कोहली ऑल्सो. अगर वो 5 मैचेस में उसका इतना गंदा फॉर्म होगा तो लोग उस पर भी क्वेश्चन उठाएंगे. सो हियर इज माय पॉइंट. अब वही मैं गया था विराट कोहली का. अब इन हाइंडसाइट तुम देखो, रोहित शर्मा पहले इनिंग में तो अपनी गलती से आउट भी नहीं हुआ है. एसेंशियली ही हैज 100 and a 0. विराट कोहली हैज 29 and a 0. राइट. कोहली के ऊपर सवाल उठ रहे हैं अब? नहीं. क्यों नहीं उठेंगे? बिकॉज पहले मैच में उसने अच्छी बैटिंग कर दी. राइट. और तीसरा मैच इररिलेवेंट था क्योंकि सीरीज ऑलरेडी जीत चुके हैं. तो इट विल नॉट बी क्वेश्चनड. अगर ऑर्डर रिवर्स कर दो, विराट कोहली पहले मैच में 0 पे आउट होता और दूसरे मैच में ऐसे मारता, तो पहले मैच का शायद उस पर भी क्वेश्चन आते. तो दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू कॉल आउट एवरीबॉडीज हिपोक्रेसी कि भाई किसी ने एक मैच में 29 मार दिया और अगले में 0 पे आउट हो रहा है, तो क्योंकि उसने पहले मैच में प्रूव करके दिखा दिया, तो नाउ यू हैव अ सैम्पल साइज एंड तुम कह रहे हो कि आप क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. एंड पहले 2 मैच में जिसमें एक मैच में वो अपनी गलती से आउट भी नहीं हुआ, बेसिकली तुम एक इनिंग के बेसिस पे जिसमें वो एक बॉल खेला है उसके बेसिस पे कह रहे हो कि उसको वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं होना चाहिए. एंड आखिरी मैच में आकर उसने 100 मार के तुम्हें बोलती बंद कर दी, तो तुम्हें अब रियलाइज हो रहा है कि भाई नहीं मैं तो गलत था. पहली बात तो ये कि तुम क्वेश्चन किस बेसिस पे कर रहे थे, मुझे वो समझ में नहीं आता. दूसरी बात ये, अगर तुम क्वेश्चन कर रहे थे तो सिर्फ एक इनिंग के बाद तुम पलट कैसे रहे हो भाई? राइट. एक इनिंग से तुम सेटिस्फाई हो गए हो क्या? वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा. अगर तुम क्वेश्चन कर ही रहे थे तो फिर भाई स्टिक टू इट. नहीं ये तो है. अब तुम एक इनिंग के बाद पलट कैसे गए भाई? मैं जिस पोजीशन पे हूँ मैं वो इसलिए क्योंकि मैं जब वो नहीं खेल रहा था 2 मैच में तब भी मैं सपोर्ट कर रहा था, तो मैं तो अब भी करूंगा. बट जो बंदे क्वेश्चन कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए, जगह नहीं बनती, वो 1 सेंचुरी के बाद कह रहे कि नहीं भाई अब ठीक है. ये क्या लॉजिक है भाई? कम से कम ये तो कहो कि नहीं बनती. इलॉजिकल है ये, क्योंकि अगर आप वही बात है ना कि अभी एक ही मैच में उसकी 100 आई है तो आप एकदम से पलट गए. इससे पहले आप एकदम ही अगेंस्ट. इससे ज्यादा रिएक्शन भी क्या हो सकता है? रिएक्शन भी हो सकता है. और आई थिंक ईदर वे इसका मतलब वही है कि जो भी लोगों के ओपिनियंस बन रहे हैं इस टाइम पे कि आपको या तो एकदम ही मत खिलाओ या फिर एकदम ही सर पर चढ़ा दो, वो इसलिए है क्योंकि वो बस लास्ट मैच देखेंगे और सिर्फ उसके बेसिस बता देंगे कि नहीं भाई कैसा था. तो मतलब पॉइंट वही है ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि 2 मैचेस के बेसिस पे आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो. एंड पॉइंट वही है कि तुम ये कह रहे हो कि भाई गायकवाड़ परफॉर्म कर रहा है, गिल परफॉर्म कर रहा है, अपना जायसवाल परफॉर्म कर रहा है. भाई इन प्लेयर्स को तुम रोहित शर्मा से कंपेयर नहीं कर सकते. जब ये प्लेयर्स 10 साल तक लगातार अच्छा खेलेंगे, उस लेवल के बैट्समैन बनेंगे, तब कंपेयर करना. एक चीज होती है एक्सपीरियंस. एक रीजन होता है कि एक एक्सपीरियंस्ड सीजन्ड प्लेयर को ट्रस्ट करा जाता है कि जब उसका बुरा फॉर्म चल रहा है तब भी ये बड़े ओकेजन्स पे टर्न अप करके देगा. एंड वो चीज रोहित शर्मा ने तो करके दे ही रखी है. राइट. इनफ टाइम्स. तो रोहित शर्मा को कहना कि वो डिजर्व नहीं करता क्योंकि 2-3 मैच से अच्छा नहीं खेल रहा और गायकवाड़ वगैरह अच्छा खेल रहे हैं, भाई देयर इज नो कंपैरिजन क्वाइट फ्रैंकली. एंड वंस अगेन द आर्गुमेंट इन इटसेल्फ इज वेरी फ्लॉड बिकॉज T20 वर्ल्ड कप में खिलाना है तो T20 का फॉर्मेट तुम देख भी रहे हो. 2-3 साल पहले का फॉर्म क्या देख रहे हो जब वो 1 साल से तो खेला ही नहीं बीच में, और आने के बाद एक बार तो रनआउट ही करवा दिया उसको. तो सिर्फ एक इनिंग के बेसिस में तुम कह रहे हो जो सेकंड T20 था कि वो डिजर्व नहीं करता, और अब एक इनिंग में आके उससे सेंचुरी मार दी तो एक पलट भी गए. तो या तो तुम हिपोक्रिटिकल हो या तो तुम्हारे पता नहीं एजेंडा ही क्या है. ओके. तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से ट्रीट करा गया है रोहित शर्मा को इस केस में. तुम आई जेन्युइनली डिस्पाइस दिस फैन वॉर, दिस आर्ग्यूमेंट, दिस नैरेटिव कि भाई नहीं विराट कोहली ने पहली इनिंग में आके इंटेंट दिखा दिया तो अब उसको सीधा रख लो वर्ल्ड कप में. एंड रोहित शर्मा ने 0 पे आउट हुआ था लेकिन अब सेंचुरी मार दी तो बचा ली जगह, वरना तो ये बाहर ही था. आई थिंक बोथ ऑफ देम शुड बी इन द वर्ल्ड कप क्लियरली. राइट. Both of them are trying out something new and they have the potential to do it. रोहित शर्मा फैंस को ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए विराट कोहली के ऊपर कि वो बैंगलोर पे आके 0 पे आउट हो गया. इंटेंट राइट. कि सिर्फ स्लो ही खेल सकता है, तेज खेलने पे आ जाए तो खेल नहीं पाता, वो ही बेवकूफ़ी है पूरी. एंड विराट कोहली फैंस को रोहित शर्मा के ऊपर भी ये नहीं करना चाहिए. दे बोथ शुड बी बैकिंग, बोथ द फैन बेसेस शुड बी बैकिंग देयर प्लेयर्स एंड सबको हैंड इन हैंड लेके चलना पड़ेगा भाई. ये थोड़ी कि वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले आपस में लड़ाई करवा रहे हैं. तो मतलब एनी क्लोजिंग थॉट्स ऑन दिस आर्गुमेंट, ये जो बेसिकली विराट कोहली और रोहित शर्मा के आपस में बना रखी है. आई थिंक ये जो आपस में लड़ाई है इधर वे विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को एकदम सेम मेजर पर जज नहीं करा जाएगा. क्योंकि ऑब्वियसली विराट कोहली हैज बीन मोर कंसिस्टेंट एंड इस रीजन से वो पब्लिक सेंटिमेंट भी उसके साथ है. देखो आर्गुमेंट वो भी एक तरीके से रोहित शर्मा हैज द मोस्ट T20 100s नो. स्ट्राइक रेट बेटर है उसकी करियर की. आई थिंक रन्स ऑल टाइम टॉप स्कोर में भी शायद 20-30 रन का ही फर्क है. तो मतलब T20 फॉर्मेट में फिर तुम मतलब पॉइंट है कि स्ट्राइकर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. आई थिंक कुछ जो भी है हर चीज में थोड़ा बेटर है. एवरेज बहुत ज्यादा बेटर है विराट कोहली. बट आज के टाइम पे एवरेज वही है ना, दे आर नॉट गोइंग फॉर द एवरेजेस. पॉइंट वही है. ओके. दे आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन द स्ट्राइक रेट. प्लस आई थिंक वो हिस्ट्री भी उसके फेवर में करेगी कि ही हैज ऑलवेज टर्न्ड अप इन T20 वर्ल्ड कप्स. वही है विराट कोहली. हाँ वही पॉइंट है.
बट फॉर दैट रीजन डू यू डिसरिगार्ड रोहित शर्मा देन? नहीं, आई थिंक वो डिसरिगार्ड वाली तो बात ही फालतू है, वही ना, आपस में लड़ रहे हैं। वही पर मतलब इट इज नॉट कि यू विल हैव वन ओवर द अदर, दोनों को लेके चलो भाई, पॉइंट हुआ है। अगर लड़ाई तब होती जब सेम स्पॉट के लिए लड़ भी रहे हाँ ये तो अलग स्पॉट के लिए लड़ रहे हो, उसके बाद भी आप लड़ाई पता नहीं क्या फालतू की लड़ाई है। एंड भाई वो नंबर 3 पे अच्छा खेलेगा और वो ओपनिंग करके अच्छा खेलेगा। एंड आई होप कि दिस सीरीज, इससे बहुत बड़ा पॉजिटिव तो यही है कि दोनों ने एक इनिंग अच्छी खेल दी तगड़ी और दिखा दिया कि ये लोग इस टेम्पलेट में सूट कर सकते हैं। सो एज फार एज रोहित शर्मा इज कंसर्न, आई थिंक वी हैव स्पोकन इनफ ऑफ हिम कि भाई बहुत बढ़िया खेला, बहुत अच्छी इनिंग्स थी। फॉर मी फॉर श्योर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 इनिंग्स, इंटरनेशनल T20 इनिंग्स बाय एन इंडियन बैट्समैन। रोहित शर्मा की पर्सनली भी शायद हो सकती है वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ये T20 फॉर्मेट में, सिंपली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। 22 पे 4 थे, उसका खुद का भी अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जो नैरेटिव चल रहा था, प्रेशर में था। एंड जो एक्सेलरेशन दिखाया इट वाज अनरियल, टिपिकल रोहित शर्मा। अफगानिस्तान ने कोहली का कमबैक कराया था एशिया कप में, और अब रोहित शर्मा का कमबैक कराया। हाँ, तो वही दोनों का चल गया भाई। क्या पता इसके बाद से अब रोहित शर्मा भी तगड़ा खेलने लग जाए। वैसे तगड़ा तो खेल ही रहा था भाई, एक ही महीना खराब गया था बीच में। राइट। स्पीकिंग ऑफ रिंकू सिंह, बिकॉज उसकी ही बात करते हैं थोड़ी सी, उसका भी टेम्पलेट काफी हद तक ऐसा था। आखिरी के 3 बॉल पे 3 छक्के मारे थे। उससे पहले इनिशियली मतलब बाय द 15th ओवर उसकी भी स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट जिस तरीके से एक्सेलरेट करा है एंड में आते आते उसकी स्ट्राइक रेट शायद रोहित शर्मा से भी 1-2 ज्यादा ही थी। राइट। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स उसके करियर की अभी तक की है रिंकू सिंह की, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन कैसी थी, रन भी इतने मारे, रन भी कितने मारे। राइट। आई थिंक रिंकू सिंह ने भी अनएक्सपेक्टेडली आई थिंक स्लो थोड़ा स्टार्ट करा था। मुझे लगा था कि वो भी आके थोड़ा जल्दी जल्दी खेलेगा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि उसने वो मैच्योरिटी दिखाई जो कि संजू सैमसन ने नहीं दिखाई थी। थोड़ा संभल के खेला स्टार्टिंग में, क्योंकि वही बात है ना कि जब किसी रीजन से 4 विकेट गिरे हैं, ऐसा नहीं है कि वो फालतू प्लेयर्स थे, किसी रीजन से इतनी जल्दी 4 विकेट गिर गए हैं, तो वो बॉलर्स को, सिचुएशन को, कंडीशन को भी रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है जब कोई मिडिल ऑर्डर का प्लेयर आता है वहां पे। आई थिंक वो चीज कितना कम एक्सपीरियंस है उसके पास। एग्जैक्टली वही चीज रिंकू सिंह ने दिखाई, उसने भी थोड़ा टाइम लेके खेला। एंड आई एम श्योर रोहित शर्मा और उसके आपस में कॉन्वर्सेशंस चल रही होंगी कैसे इनिंग्स को आगे लेके जाना है। एंड अल्टीमेटली फिर एक्सेलेरेशन करने में तो ऑब्वियसली रिंकू सिंह वी नो कि वो कर सकता है, वो चीज उसने करके भी दिखाई एंड में। एंड रोहित शर्मा की बड़ी इनिंग्स खेलने में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था कि रिंकू सिंह एक पार्टनर साइड में खड़ा रहे, जैसे पैट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल का होता। ऑल दिस में रिंकू सिंह ने खेला भी अल्टीमेटली बहुत अच्छा। तो रिंकू सिंह का भी भाई लग रहा है कि जगह पक्की है प्लेइंग 11 में, देयर इज नो वे कि उसको आप बाहर निकाल सकते हो इस टाइम पे। ऑल्दो अगर वो अभी उसके ऊपर भी आएंगे कि वो कैसे खेलेगा, कैसे फिट होगा, आई थिंक रिंकू सिंह डिड व्हाट संजू सैमसन वाज सपोज्ड टू डू। राइट। सैमसन अगर ये चीज कर देता ना तो बहुत बड़ा उसको एक पॉजिटिव मिल जाता। राइट। बट इतनी मेच्योरिटी संजू सैमसन नहीं दिखा पाया, रिंकू सिंह ने दिखाई। ही इज मच यंगर ऑल्सो आई थिंक। मतलब यू हैव टू क्वेश्चन यार कि तुम किस बेसिस पे उसको बाहर बैठाओगे, बिकॉज अभी हम लोग कॉम्बिनेशन पे आएंगे जब हम सीरीज को रिव्यू करेंगे। थोड़ा मुश्किल है उसको खिलाना एक्चुअली में लाइनअप में। ओके। तो वी विल ट्राई टू फिक्स कि कैसे कर सकते हैं उसको, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग सकते हैं। बट वो हर मैच में जैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस मेच्योरिटी के साथ दे रहा है, हार्डली कुछ ही मैचेस में आउट हुआ है वो। इस सीरीज से पूरे में नॉट आउट था वो बाय तीनों मैचेस में। सो मतलब एग्जेम्पलरी एक्सेलरेशन बाय रिंकू सिंह, एग्जेम्पलरी मेच्योरिटी की, मतलब इस लेवल की मेच्योरिटी मैंने तो नहीं देखी किसी बैट्समैन से लोअर डाउन द ऑर्डर इन T20s इतने कम मैचेस के बाद, कि हार्डली 8-10 मैचेस खेले एंड इस सिचुएशन में आके अपने कैप्टन को सपोर्ट करके दे रहा है। राइट। वाइल प्लेइंग द एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट सो कॉल्ड। सो आई थिंक बहुत एज यू सेड बहुत बड़ा रोल था उसका रोहित शर्मा की सेंचुरी में। इनफैक्ट उसकी 50 होती था, रोहित शर्मा आके उसको हक भी किया अच्छे से पूरा, तो वो क्लियर था कि भाई इट मीन्स अ लॉट। सो credit to Rinku Singh for sure यहाँ पे। And now let's move on to the bowling। भाई पहले के 10 ओवर में अफगानिस्तान के 85 रन हो चुके थे। राइट। एंड विकेट नहीं गिरा था। हाउ डू यू एनालाइज दिस फर्स्ट फेज? बिकॉज आई थिंक इकोनॉमिकली तो बहुत अच्छा चल रहा था। Exactly। बस विकेट नहीं आया हुआ था। वही बात है कि आपने 85 रन दे दिए, ठीक है, वैसे कायदे से तो हमारे इतने भी नहीं थे, बट वही बात है कि आपका एक भी विकेट नहीं आया उस टाइम में। आई थिंक वो थोड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी, क्योंकि यहाँ पे कुलदीप यादव जैसे प्लेयर्स भी खेल रहे थे एंड उसके बाद भी एक भी विकेट नहीं आया। आई थिंक थोड़ा अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस थी बॉलिंग की एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न। एंड ये मीम भी बन रहा है आई नो, बट मेरे दिमाग में भी उस टाइम पे देखते हुए सबसे पहले यही आया था कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप वैसे ही बकवास है, यहाँ पे 212 डिफेंड नहीं हो पा रहे T20 इंटरनेशनल टीम के साथ, तो इनका तो क्या ही हाल होने वाला है। तो भाई इतने क्वालिटी बॉलर्स होने के बाद भी हम डिफेंड नहीं कर पाए।
एंड एज यू सेड कि जस्ट स्टिकिंग टू द फर्स्ट 10 ओवर्स, मेरी बस प्रॉब्लम यही थी कि आपका एक भी विकेट नहीं आया, क्योंकि विकेट आ गया होता तो थोड़ी अच्छी जाती. बट इन सेइंग दैट जो अपने पहले के 3 बैट्समैन थे, गुरबाज, इब्राहिम और तीसरा कौन सा था, तीनों ने 50 मारी थी. नजीबुल्लाह था क्या, वन डाउन आता, गुलबदीन आता. तीनों ने अपनी 50 मारी थी. आई थिंक उन लोगों ने भी काफी अच्छा एक स्टार्ट दिया था अपना अफगानिस्तान को. एंड पॉइंट पता है यहाँ पे क्या है एसेंशियली, अगले के जो 5 ओवर थे 10 से 15 ओवर के बीच में, दे हैड आई थिंक 60 रन आ गए थे यहाँ पे, 145 हो चुके थे. राइट. एंड विकेट एक ही गिरा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो कि कुलदीप यादव ने लिया था. इनफैक्ट 3 विकेट गिर गए थे. वॉशिंगटन ने 2 विकेट लिए थे, कुलदीप यादव के विकेट पे कैच बहुत अच्छा ले लिया था. आई थिंक गुरबाज का कैच लिया था शायद, वो जो वॉशिंगटन सुंदर ने लिया था, या फिर आई थिंक गुरबाज का लिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड पहली बात तो भाई वॉशिंगटन सुंदर ने एक वो स्टंपिंग भी करी थी, संजू सैमसन ने स्टंपिंग अच्छी करी, चलो उस पर क्रेडिट दे देते हैं. बट इस मैच में बॉलिंग में सबसे बड़ा पॉजिटिव वॉशिंगटन सुंदर ही था, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड इन माई ओपिनियन, बिकॉज पिछले 2 मैच से उसका रोल बहुत ही अनडिफाइंड सा था कि कब बैटिंग भी नहीं आ रही है, बॉलिंग कभी बीच बीच में करा दी 2-3 ओवर. ऑल्दो सेकंड T20 में भी इकोनॉमिकल था वो बहुत ज़्यादा, बट इस मैच में ना कि सिर्फ इकोनॉमिकल बट 3 विकेट लेना. राइट. ऑन अ सरफेस जहाँ पे द लाइक्स ऑफ कुलदीप यादव जो कि वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेले, उनको भी एक ही विकेट मिलता है 10 की इकोनॉमी से. रवि बिश्नोई थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है. हाँ. पेसर्स की तो चलो शामत आई हुई थी. आई थिंक सबसे बड़ा स्टैंड आउट तो वॉशिंगटन सुंदर ही था यहाँ पे. एंड जब 3 विकेट गिर गए थे तो मुझे यार मतलब एक बेसिकली क्या आखिरी के 5 ओवर में 67 रन सही थे टाई करने के लिए. यू वुड वांट टू बैक टीम इंडिया भाई कि 3 विकेट गिर चुके हैं, ऊपर के मेन बैट्समैन आउट हो चुके हैं, अब ना भी रहता है सिर्फ गुलबदीन भी था, चलो कि यू वुड वांट टू बैक योर टीम की यार ये लोग 67 रन तो नहीं देंगे अगेंस्ट अफगानिस्तान. तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म बनता है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस थी इन माय ओपिनियन. पहले बात तो दुबे डालते बीच में 1-2 ओवर, वही बहुत एक्सपेंसिव किया था, उसको भी मैं कॉल आउट करूंगा वहाँ पे. बट आखिरी के 5 ओवर में 2 बॉलर्स प्राइमरीली जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मुकेश एंड अपना रवि बिश्नोई. ठीक है. मुकेश ने इससे पहले 2 ओवर डाले थे एंड बिश्नोई ने आई थिंक बिश्नोई ने 3 ओवर डाले थे इससे पहले, या टोटल में 3 ओवर डाले हैं, चेक करके बताना एक बार. 1 मिनट. आई थिंक 2 ओवर इससे पहले डाले थे बिश्नोई ने, एंड 3rd ओवर फिर अभी डेथ ओवर्स में डाला था आखिर के 5 ओवर में. द पॉइंट इज कि मुकेश हैड 2 ओवर्स एंड बिश्नोई हैड 1 ओवर. आखिरी के 5 ओवर में मिला दो तो 3 ओवर इन्हीं के थे. एंड इससे पहले इन दोनों बॉलर्स के स्टैट्स बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली इकोनॉमिकल भी थे, विकेट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन ये था भाई कि पकड़ के रखा हुआ, बांध के रखा हुआ बैट्समैन को. बट इनके पर्सनल स्टैट्स ना पूरे खराब हो गए इन 3 ओवरों में. मुकेश के जो 2 ओवर थे एंड बिश्नोई का जो 1 ओवर था. आई थिंक बिश्नोई का इस 1 ओवर में कुछ 15 कुछ रन आए थे, एंड सेम वाज विद मुकेश, जो कि कुछ यॉर्कर्स तो बहुत तगड़ी डाल रहा था, लेकिन जब नहीं जा रही थी तो ही वाज कंप्लीटली मिसिंग द प्लॉट, एंड फिर उस पर रन आ जा रहे थे. राइट. सो आई थिंक इन 2 बॉलर्स को इफ दे हैव टू फोकस ऑन समथिंग, इफ दे वांट टू प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, इट इज जस्ट कि डेथ बॉलिंग अपनी सही करनी है. एंड ये चीज़ आई थिंक रोहित शर्मा ने कही भी थी, कि ये चीज़ उसने शायद बाद में कही थी कि इस पूरी सीरीज का प्लान ही यही था हमारा, कि जो यंग प्लेयर्स हैं उनको उन पोजीशंस पे बॉलिंग करानी जहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल है. हाँ. किसी को पावर प्ले में करानी, किसी को डेथ ओवर्स में करानी है. आई थिंक वही इसलिए बिश्नोई को हमने देखा पहले स्टार्टिंग में उससे सिर्फ डेथ ओवर में कराई थी पहले मैच में, इफ आई रिमेंबर, फिर पावर प्ले में भी कराई, फिर डेथ ओवर में भी कराई, फिर इस मैच में भी सेम करा. एंड इंटरेस्टिंगली यही 2 बॉलर्स ने दोनों सुपर ओवर भी डाले थे. हाँ. तो उसके ऊपर भी आएंगे अभी हम. राइट. बट कुलदीप यादव आई थिंक वाज फेयर, बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया भी नहीं, बहुत बेकार भी नहीं. वॉशिंगटन वाज एक्सीलेंट. लेट्स टॉक अबाउट आवेश खान. राइट. आई डोंट सी हिम प्लेइंग द वर्ल्ड कप. हाँ, मुझे भी नहीं लगता. आई थिंक ये चीज़ हाँ नहीं हो सकता, चांस ही नहीं है. पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स हैं इन लाइन, एंड आवेश खान की भी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग परफॉर्मेंस बहुत कुछ खास रही भी नहीं है. मतलब आई थिंक अगर कोई सिलेक्ट होगा उससे पहले तो बिश्नोई जैसे हैं प्लेयर्स हैं अभी, अर्शदीप सिंह भी आई थिंक उससे पहले सिलेक्ट हो ही जाएगा अल्टीमेटली, एंड मुकेश तो है ही. तो आई थिंक आवेश खान की जगह नहीं बन पाएगी अल्टीमेटली. एंड इसी के चलते हुए भाई अनफॉर्चुनेटली गेम टाई हो जाता है. एंड बिफोर भाई फॉर्चुनेटली बड़े टाइम बाद देखने को मिला भाई, मतलब हाँ कह सकते हो एंटरटेनमेंट पर्पस से. बट इसमें बिफोर मूविंग ऑन टू द सुपर ओवर्स, लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहलीज फील्डिंग. हाँ राइट. एक वो जो छक्का रोका था एंड एक जो कैच पकड़ा भागते भागते. राइट. क्या कहोगे भाई उसके बारे में? अल्टीमेटली उसको मेडल फिर से दिया गया. हाँ. एंड जो उनका जो फील्डिंग कोच है, आई थिंक ही परफेक्टली समड इट अप, क्योंकि आई रिमेंबर उसने ये चीज़ बोली है कि विराट कोहली मेरे पास खुद आए थे और कहा था कि मेरे को स्लिप पे फील्डिंग नहीं करनी, मेरे को सामने फील्डिंग कराओ, क्योंकि मैं यंगस्टर्स को कंपटीशन देना चाहता हूँ. एंड व्हाट ही सेड कि अगर बाकी सारे प्लेयर्स
इफ दे डू इवन हाफ ऑफ व्हाट विराट कोहली इज डूइंग राइट नाउ, तो एज अ टीम बहुत बेटर हो जाएगी. फील्डिंग वाज क्रेजी भाई, एंड क्रेडिट टू हिम, क्योंकि बैटिंग ऑब्वियसली अच्छी नहीं गई थी इस बार, बट फुल इंटेंसिटी इन फील्डिंग. कहीं ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा डाउन है इस टाइम पे भाई. मतलब एज के साथ ऐसा लगता ही नहीं कि उसकी फील्डिंग खराब हो रही है. एग्जैक्टली स्लो डाउन हो रहा है. एक जस्ट कैच होते बचा था जो उसने सामने डाइव करा था, वो भी कैच हो जाता अल्टीमेटली. वो बहुत अच्छा एफर्ट था वही. एंड पता है ये चीज वापस फेमस हो रही है, बट भाई क्रेडिट टू अस, क्योंकि हमें पहले से चीज पता थी. दिस इज व्हाट विराट कोहली कैन डू. उसने ये चीज अपने ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस वाले पॉडकास्ट में कहा था कि एक ग्रेट एफर्ट और एक नॉर्मल इजी कैच में बस 1-2 सेकंड का डिफरेंस होता है. एंड वो 1-2 सेकंड आप कैसे कवर अप करते हो, आपकी नींद कितनी अच्छी है, न्यूट्रिशन कैसा है, वर्कआउट कैसे करते हो, ट्रेनिंग कैसे करते हो, पानी कितना पीते हो, उस पर डिपेंड करता है. तो वो जो बहुत मुश्किल कैचेस है, वो भागने वाला कैच काफी डिफिकल्ट था, बट वो आ गए उसके हाथ में. मोस्ट लाइकली लोग पहुंच ही नहीं पाता, बट वो पहुंच और कैच ही बड़े आराम से हो गया उससे. तो मे भी देखने में आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा ना लगा कि भाई क्या ही कैच पकड़ लिया ये तो. ऑल्दो बहुत मुश्किल कैच था भाई. बाउंड्री पे तुम, बाउंड्री गोल होती है, तुम चक्कर लगा रहे हो भागते भागते और कोने पे पकड़ रहे हो बॉल, प्लस आपके पूरे टाइम ऊपर है. हाँ, बहुत मुश्किल था वो कैच. तो वही बात है कि वो उस टाइम में पहुंच गया. देखने में आपको लगा कि डाइव नहीं करी तो शायद बहुत डिफिकल्ट कैच नहीं है, बट कैच बहुत डिफिकल्ट था. एंड एक जो उससे छक्का रोका था जो, वही आई थिंक बहुत तगड़ा सेव था वो. एंड उसके बाद कई लोग बोलना शुरू हो गया कि इंडिया वन बिकॉज ऑफ दिस. वो होना ही था भाई. आई थिंक वो थोड़ा वही फालतू में तुम लोग ना फिर टीम का क्रेडिट लेने लग जाते हो. तो आई थिंक मैं वो नहीं कहूंगा कि ऐसा कुछ था कि उसके वजह से इंडिया जीती है कुछ, वरना फिर तो तुम कहते हो कि शिवम दुबे ने जो 1 रन मारा है जिस पर आउट हुआ मार के, वो भी काउंट करता है भाई. बिकॉज ऑफ दैट 1 रन हम जीते. So, but you can't take away anything from that catch, right? And that fielding effort also. I think hands down the best fielder on the pitch. I think Rinku Singh शायद second था उस fielding में middle में, वो भी deservedly so. But Virat Kohli at 35, the way he is fielding and जिस intensity से वो खेल रहा है, हमने ये वर्ल्ड कप में भी देखा था कि गिल को क्रैम्स आ रहे थे, लेकिन भागते भागते विराट कोहली भाग रहा है अपने सही से. वो 10-11 साल छोटा है उससे. So मतलब it is something very इंस्पायरिंग फॉर श्योर, बट ऑल्सो एज अ रोल मॉडल भाई, कि क्रेजी भाई. इस लेवल की फिटनेस अगर आपको अचीव करनी है तो पूरी टीम कितना तगड़ा खेल सकती है. वो बहुत सही बात कही थी फील्डिंग कोच ने. बट यहाँ से सुपर ओवर पे चलते हैं जल्दी से. मुकेश डालता है पहला सुपर ओवर, एंड आई थिंक वही सेम प्रॉब्लम थी जो कि अभी हमने डेथ ओवर्स में डिस्कस करी, कि जो यॉर्कर्स वो एग्जीक्यूट कर रहा है वो तो बहुत तगड़ी हो रही है, बट इफ ही इज मिसिंग आउट तो फिर वो बहुत अगली लगता है देखने में. आई थिंक वो एक अनफॉर्चुनेट सीन भी होता है, क्योंकि यॉर्कर हर बॉल यॉर्कर डालना बहुत मुश्किल है. तो इवेंचुअली फिर वो एक लो फुल टॉस में भी कन्वर्ट हो सकती है. वही हो रहा था उसके साथ, एंड उसी के चलते हुए 16 रन बन जाते हैं, जिसमें से 3 रन बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं जो नाभि पे लगते हैं. इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? लोग कह रहे हैं कि चीटिंग है, क्या कहोगे? आई नो वो विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों काफी गुस्सा थे उस चीज पे, बट मैं वो जब तक वो चीज रूल के अंदर है, यू कांट रियली से कि भाई क्यों कर रहे हो ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ प्लेयर. कुछ लोग जैसे कुछ लोग इंडिया को भी कॉल आउट कर रहे थे कि ये लोग अश्विन को बड़ा सपोर्ट करते हैं उस पे, अपना रन आउट अदर नॉन स्ट्राइकर्स इन पे, लेकिन इस पे क्यों कॉल आउट कर रहे हैं? तो मैं तो फेयर कह रहा हूँ कि अश्विन जो करता है वो भी एकदम सही है और ये भी सही है. मतलब क्या वही है कि भाई आइडियली रुक सकता था कि नहीं भाई लग गई, अनफेयर है जो भी है, बट भाई गेम जीतना है, किलर इंस्टिंक्ट होती है, राइट. एंड लॉज में है तो यू विल हैव टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू विन द गेम. प्लस वैसे भी कुछ जान के नहीं करी थी, पीछे से वाले उसको पता भी नहीं है. तो आई थिंक कि वो भागना उसका पूरा राइट था. अब तुम कहोगे कि एथिकल है कि नहीं, वो सब अलग बात है, बट इट इज विद इन द लॉज एंड आई थिंक बनता है भागना. अगर ऐसा हो रहा है तो अगर ये 3 रन से अगर आप वर्ल्ड कप जीते होते फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप ये 3 रन नहीं भागते? क्या अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली वर्ल्ड कप में से सुपर ओवर हो रहा होता और लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए होते जीतने के लिए और पैड पे लग जाती, तो क्या वो नहीं भागते कि नहीं भाई एथिकल है? 10 साल से ट्रॉफी नहीं जीते, पर एथिक्स होने चाहिए भाई. तो तब भाग रहे हो तो अब क्यों नहीं भाग सकते? राइट. ओकेजन से क्या फर्क पड़ता है भाई? जो अनएथिकल अभी है वो तो तब भी अनएथिकल होगा. तो आई थिंक इट शुड बी अलाउड, एंड एकदम रूल्स के अंदर है तो सही है. तो या तो रूल ही हटा दो, सिंपल रूल हटा दो. अगर रूल है तो फिर अलाउड है, राइट. बट फिर अगर ये अलाउड है तो रोहित शर्मा ने जो करा वो भी अलाउड है. एंड वो ही बहुत तगड़ी चीज थी भाई. रोहित शर्मा बैटिंग करने आता है, वंस अगेन भाई 2 छक्के मारता है एंड सिंगल हैंडेडली हम लोग को लेके जाता है. एंड लास्ट बॉल पे जब यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पे था तो रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट है, रिटायर्ड आउट है, ये अभी तक वो है क्लैरिफाइड नहीं है, बट अपेरेंटली इट इज रिटायर्ड हर्ट एंड इट इज विद इन द लॉस ऑफ द गेम. राइट. अपने आप को रिटायर कर देता है ताकि रिंकू सिंह आके भागे, एंड फिर भी सिर्फ 1 ही रन हो पाता है एंड एक और सुपर ओवर हो जाता है. द्रविड़ कहता है वो अश्विन लेवल. हाँ, क्योंकि अश्विन ने चीज शुरू करी है 2022 में आईपीएल. अच्छा, ओके. पहली बार उसी ने करा था कि टैक्टिकली अपने आप को रिटायर कर. ये भी वही कर सकता है भाई, ये सब दिमाग वही लगा सकता है.
सो बट क्रेडिट टू रोहित शर्मा ऑल्सो भाई, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उस टाइम पे, एंड मतलब क्रेडिट टू हिज कैप्टेंसी एंड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड फॉर श्योर. कमिंग ऑन टू द सेकंड सुपर ओवर, फिर से रोहित शर्मा ही पिटाई कर रहा होता है, इस बार रिंकू सिंह जाते हैं ओपनिंग करने के लिए. अब यहाँ पे एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज हुई है. लोग कहते हैं कि अपेरेंटली आईपीएल में भी ऐसा हुआ था, मेरे को एकदम से याद था नहीं ये चीज, जो लोग फर्स्ट सुपर ओवर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेकंड सुपर ओवर में नहीं आ सकते. ओके. सो बेसिकली जो बैट्समैन फर्स्ट सुपर ओवर में आउट हो रहा है वो सेकंड सुपर ओवर में बैटिंग करने नहीं आएगा, एंड जो बॉलर फर्स्ट सुपर ओवर में बॉलिंग कर चुका है वो सेकंड सुपर ओवर में बॉलिंग नहीं कर सकता. ओके. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि रोहित शर्मा रिटायर्ड आउट हुआ है फिर रिटायर्ड हर्ट हुआ है. तो एज इट सीम्स ही वाज रिटायर्ड हर्ट, राइट, विच इज व्हाई ही कुड कम आउट टू बैट फर्स्ट वंस अगेन. तो रोहित शर्मा फिर से भाई छक्का चौका मारता है, बट दूसरे एंड से क्या हो जाता है भाई, संजू सैमसन को एक्सपेरिमेंट के चक्कर में भेजा गया व्हेन यू हैड द लाइक्स ऑफ दुबे, विराट कोहली, एंड भाई साहब ने फिर से अच्छा खासा चांस है मैच जिताने का. अल्टीमेटली 1-2 बॉल की बात थी, लेजिट अगर हिट लग जाता तो अगेन वो हीरो शाउट्स आने लग जाते, क्योंकि ये मैच सुपर ओवर तक गया था तो वैसी सबकी नजरें थी इस मैच पे, राइट. तो भाई बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट वही भाई ही बॉटल्ड इट अगेन. उस चलते हुए रोहित शर्मा रन आउट हो गया फालतू का. हाँ, द ओनली टाइम ही गॉट आउट इन दिस होल गेम, राइट. बट रन्स कम थे, एंड अपेरेंटली पता वो जब 11 रन बने थे इंडिया के सिर्फ, तो अफगानिस्तान ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था. ओ भाई भाई भाई. और फिर वो भी एक टैक्टिकल मास्टर क्लास थी कि बिश्नोई से बॉलिंग कराई. पहले आवेश खान और बिश्नोई दोनों कर रहे थे, पता ही नहीं था कौन डालने वाला है. तो आई थिंक वो भी वहाँ पे भी क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन. आई थिंक द्रविड़ ने भी बहुत तारीफ करी इस चीज़ की कि स्पिनर से बॉलिंग कराना, रिस्क लेना, वो बहुत बड़ी बात थी. एंड हमने जो डेथ ओवर्स में बात कही थी, बिश्नोई स्ट्रगल कर रहा था, सुपर ओवर में उसने अपने को रिडीम कर लिया. जो बॉलिंग उसने करके दी, सिर्फ 1 रन दिया और दोनों विकेट कर दिए. 3 मैच में गेम खत्म कर दिया भाई, 3 बॉल में. तो आई थिंक क्रेडिट टू बिश्नोई यहाँ पे यार, क्योंकि इससे बड़ा टेस्ट नहीं हो सकता. सुपर ओवर आप डाल रहे हो, सेकंड डाल रहे हो और डिफेंड करते वक्त, ये नहीं कि पहले बॉलिंग कर रहे हो, इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं हो सकता एज अ स्पिनर. एंड आई थिंक वो लिटमस टेस्ट वो पास कर गया, तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है बिश्नोई को फॉर श्योर. तो यहाँ से भाई हम लोग मैच तो जीत गए, एंड ऑब्वियसली प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा को ही मिलना था. प्लेयर ऑफ द सीरीज दुबे को मिलता है, उसके बारे में क्या कहना है? आई थिंक फेयर है, क्योंकि जो उसकी इनिंग्स आई थी अभी 2 मैचेस में, इससे पहले वाले, आई थिंक वो गेम चेंजिंग इनिंग्स थी. प्लस एज वी डिस्कस बिफोर एज वेल कि ठीक है फर्स्ट इनिंग्स में उसने थोड़ा टाइम लिया, बट गेम खत्म करके आया. सेकंड में वो गेट गो से मारने आ रहा था, उसके बाद भी गेम खत्म करके आया. तो दोनों मैचेस में आई थिंक नॉट आउट रह के गेम जिताना अल्टीमेटली, आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज डील. And I think he deservedly got the man of the match, man of the series. इनफैक्ट ये मुरली कार्तिक ने गलती कर दी थी, मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाया था, कहता मैं मैन ऑफ द मैच कैसे हूँ भाई. बट ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सीरीज रिव्यू. ठीक है, यहाँ से हम लोग कुछ परफॉर्मेंस रिव्यूज करना चाहेंगे, एंड वी विल ट्राई टू मेक अ लाइनअप कि कौन कौन पक्का लगते हैं वर्ल्ड कप में जाने वाले, बिकॉज दिस वाज द लास्ट T20 बिफोर द वर्ल्ड कप, राइट. तो अब इसके बाद से IPL ही बचा हुआ. तो भाई मेरे पास परफॉर्मेंस है पूरी सबकी, तुम्हारे पास है क्या कलेक्टिव कुछ? नहीं. ठीक है, मैं बताता रहूँगा. फिर पहली बात तो बैटिंग की बात कर लेते हैं. ठीक है, शिवम दुबे की मैं बात करता हूँ. 3 मैच में 124 रन है इसके. इसमें बेसिकली एक मैच में 1 ही रन था, बाकी 2 मैचेस में 60 समथिंग मारे. स्ट्राइक रेट इसकी 158 की है, 159 की ऑलमोस्ट इनफैक्ट, और एवरेज 124 की है. इसके बारे में क्या लगता है भाई, डज ही मेक द कट फॉर द वर्ल्ड कप? आई थिंक कायदे से तो जस्ट बेस्ड ऑन दिस सीरीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रूल हिम आउट स्पेसिफिकली, बट आई थिंक अल्टीमेटली डिपेंड यही करेगा कैसी फिटनेस है हार्दिक पांड्या की. क्या हम लोग ऐसा सिनेरियो देख सकते हैं जहाँ पे दोनों स्क्वाड के अंदर तो हों? आई थिंक मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि आपको बाकी प्लेयर से भी स्क्वाड भरनी पड़ेगी. बेसिकली कितने होते हैं प्लेयर स्क्वाड में? मोस्ट लाइकली 15 ही होते हैं. 15 होते हैं, राइट. 11 तो खेलने वाले होंगे, उसका 4 की प्लेस बची. आई थिंक हो सकता है, वैसे आई थिंक होना चाहिए कायदे से तो, क्योंकि हार्दिक पांड्या का भी आई एम नॉट सो क्या मतलब वर्ल्ड कप के बीच में इंजर हो जाए, वही मेन बात है. और उसके बाद फिर से क्या हम अपनी अप्रोच चेंज करेंगे, फिर से एक और हारेंगे, बैट्समैन शॉट खिलाएं फिर दोबारा. एटलीस्ट शिवम दुबे स्क्वाड के अंदर तो होना चाहिए, एंड ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ. अगर सिर्फ इस सीरीज की बात करें तो मैं ये चीज जरूर कहूंगा, इफ ही हैज अ डिसेंट IPL विद द बैट, बॉलिंग तो चलो छोड़ भी दो, क्योंकि CSK में शायद बॉलिंग मिले भी ना, बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं. आई थिंक ही इज मेकिंग अ कट फॉर द वर्ल्ड कप. क्या ही गलत कर रहा है एसेंशियली एट दिस पॉइंट. एंड प्लस इस सीरीज में उसका खेलने का के पीछे बहुत बड़ा हाथ रोहित शर्मा का था इन माय ओपिनियन. तो ऐसा भी नहीं है कि कैप्टन उसके अगेंस्ट है बहुत ज्यादा, मतलब ही एंटरटेन्स द थॉट ऑफ हैविंग शिवम दुबे इन द टीम. सो एक वो टिक मार्क ऑलरेडी है, बस अब वो अपने एंड से परफॉर्म करके थोड़ा सा और दे दे. आई थिंक अभी तक तो उससे सब सही कर रहा है जो कर सकता था, बस IPL में डिसेंट बैटिंग परफॉर्मेंस दे दे.
ऐसा आईपीएल दे दे जैसा पिछला आईपीएल था, ऐसा भी दे दे, आई थिंक ही मेक्स द कट. तो एज फार एज दुबे इज कंसर्न, भाई मैन ऑफ द सीरीज मिला है इन द लास्ट T20 सीरीज बिफोर द T20 वर्ल्ड कप. Decent IPL and I think he makes the T20 World Cup squad. Coming on to, I think let's move on to तिलक वर्मा. ठीक है, एक ही मैच खेला, 26 रन मारे उसने, स्ट्राइक रेट 118 की है. इससे पहले वाली जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी उसमें भी कोई बहुत मोन्यूमेंटल कुछ नहीं था. डू यू थिंक ही मेक्स द कट? आई थिंक ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्लेयर है एंड अ वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट. आई एम श्योर कि आगे जाके काफ़ी अच्छा प्लेयर बनेगा क्योंकि बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है. बट जस्ट फॉर दिस T20 वर्ल्ड कप आई डोंट थिंक सो आ पाएगा स्क्वाड के अंदर. मैंने ऐसे लोगों को देखा है ऑनलाइन जो कि तिलक वर्मा के लिए गुस्सा हो रहे हैं कि उसको चांस नहीं मिल रहा और कह रहे हैं कि गिल डिजर्व नहीं करता वर्ल्ड कप खेलना. MI फैंस भाई, बट तिलक वर्मा कहता नहीं, MI फैंस में कुछ और भी ऐसे लोग हैं. ओके, तिलक वर्मा डिजर्व करता है बट गिल डिजर्व नहीं करता. राइट. तो मतलब मैं क्या ही कहूँ भाई इसके ऊपर. तो बट आई थिंक तिलक वर्मा, आई ऑल्सो थिंक ही माइट मिस द कट बिकॉज मिडल ऑर्डर बैट्समैन ऑलरेडी बहुत हैं भी. बेसिकली ही विल नॉट बी यूज्ड एज अ बॉलर. राइट. अगर होता तो इस सीरीज में एक बार तो बॉलिंग कराई गई होती. तो नहीं कराई गई, तो एज अ बैट्समैन ही देखा जा रहा है उसको. एंड एज अ बैट्समैन इन द मिडल ऑर्डर आई थिंक बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि बहुत एक्सपीरियंस है इससे ज़्यादा. सो लाइक से एग्जाम्पल श्रेयस अय्यर. राइट. तो वी हैव मोर ऑप्शंस, मोर एक्सपीरियंस्ड सीजन्ड ऑप्शंस. आई थिंक तिलक वर्मा माइट मिस द कट है. लेट्स मूव ऑन टू संजू सैमसन. एक मैच खेला है, 0 रन है. चांस ही नहीं है भाई, नो चांस. एंड आई थिंक अब कोई एक्सक्यूज बचा भी नहीं है. हाँ. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, नॉट जस्ट इन दिस मैच, विद इन द 20 ओवर्स. उसके बाद आपको एक सुपर ओवर में भी बहुत अच्छा चांस मिला था. बट ही शोड कि ही काइंड ऑफ क्रम्बल्ड अंडर प्रेशर. मतलब नॉट सेइंग कि अच्छा प्लेयर नहीं है, बट मे बी नॉट मेंट फॉर T20s. आई थिंक वही है कि ही फ्लरिशेज व्हेन ही बैट्स अप द ऑर्डर इन T20s. Okay. नंबर 3 पे आइडियली, एंड वहाँ पर जगह मिलेगी नहीं. नंबर 5 से नीचे पहले तो नहीं मिलने वाली मोस्ट लाइकली. सो क्या आप स्क्वाड में भी नहीं आ सकते? उसके बारे में क्या लगता है? आई थिंक नहीं आ पाएगा. कौन आएगा फिर इससे? मतलब विकेट कीपर की बात करें तो आई थिंक ईशान किशन होगा अंदर. अभी भी तुम्हें लगता है कि उसको ले लेंगे? आई थिंक सो. मतलब बहुत ही अजीब होगा ईशान किशन को एकदम से बाहर कर दिया लोगों ने. आई थिंक सो शायद स्क्वाड के अंदर होगा. एंड आई थिंक जो सेकंड बंदा होगा मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी जितेश शर्मा. जितेश शर्मा की बात कर लेते हैं बिकॉज 2 मैच 31 रन ही हैं उसके. मतलब आई गेट कि उसके कम रन है, बट आई थिंक इस टाइम पे ईशान किशन के अलावा लो डाउन दी ऑर्डर, ईशान किशन भी लो डाउन दी ऑर्डर बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है बैटिंग में. बट आई स्टिल थिंक ही इज अबव जितेश शर्मा. बट उसके अलावा बात करें तो देयर आर नॉट मेनी ऑप्शंस. दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट. अभी जैसे जितेश शर्मा खेल रहा है, अगर लोग एक्चुअली सेंसिबली सोचें, सिर्फ हवा में ना चलें, जो परफॉर्मेंस उसकी हैं, अभी आई एम एंटरटेनिंग द थॉट ऑफ हैविंग ईशान किशन इन प्लेस ऑफ जितेश शर्मा इवन लो डाउन दी ऑर्डर. सेम. आई नो ईशान किशन का बेस्ट गेम ऊपर आता है, लेकिन आई थिंक ही इज स्टिल बेटर देन जितेश शर्मा राइट नाउ लो डाउन दी ऑर्डर. भाई जितेश शर्मा कितना ही रिलायबल है. राइट. आई थिंक 110 बस कुछ रन है इसके, कितने 7-8 मैचेस में. राइट. इंडिया के लिए क्या ही मतलब इतना पता नहीं. मतलब इतना ट्रस्ट तो ईशान किशन पे दिखा दो भाई, इतने टाइम से खेल रहा है वो. राइट. आई हैड रादर हैव मोर एक्सपीरियंस प्लेयर्स एंड उसका रिकॉर्ड भी अच्छा चल रहा है पिछले 3-4 T20 सीरीज से. सो आई थिंक ईशान किशन शुड डेफिनेटली बी देयर. क्या जितेश शर्मा का स्क्वाड में आना बनता है अगर KL राहुल का अच्छा IPL जाता है तो? आई थिंक डिपेंड करेगा KL राहुल में, क्योंकि आई थिंक सो कि टीम इंडिया अभी भी KL राहुल में ट्रस्ट दिखा रही है. आई थिंक अभी जितेश शर्मा में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. हाँ, अगर IPL KL राहुल का अच्छा जाता है तो ही विल डेफिनेटली बी इन द टीम. सो दुबे is most likely a tick mark. Jitesh Sharma is a question right now. Right. Samson and Tilak Verma are out. ठीक है. Now let's move on to, अब हम लोग बात करते हैं, चलो अब बात करते हैं शुभमन गिल की. एक ही मैच खेला है, 23 रन थे एंड अब स्ट्राइक रेट चलो वैसे तो बहुत अच्छी थी, 190 के ऊपर की थी, बट हाँ ऑफ लेट फॉर्म उसका बहुत अच्छा जा नहीं रहा T20s में. क्या कहोगे उसके बारे में? आई थिंक स्क्वाड में तो ऑब्वियसली है, देयर आर नो डाउट्स अबाउट दैट. स्क्वाड में तो पक्का ही होगा. आई थिंक बेवकूफ़ी अगर तुम स्क्वाड में नहीं रखते तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करोगे अगर स्क्वाड में नहीं रखते. मैं अभी भी ये कहता हूँ कि आई हैड बीन बैकिंग हिम टू स्टार्ट इन द प्लेइंग 11. जैसा खेल रहा है यू कांट रियली क्वेश्चन दैट. तो वहाँ पे मैं यही कहूँगा कि हाँ, गिल को बाहर बैठा रहे हैं इसलिए नहीं बिकॉज ही इज़ बैड, बट जायसवाल इज जस्ट इन टू गुड फॉर्म राइट नाउ. वरना तो आई थिंक गिल कैन ऑल्सो, मैं तो अभी भी कहूँगा भाई कि ही हैज़ द मेंटल टू स्टार्ट. अगर IPL अच्छा जाता है आई थिंक गिल विल स्टार्ट. अगर IPL उसका बेटर अभी तो मुश्किल है भाई. इस टाइम अगर जायसवाल, क्या तुम्हें सोच के लगता है कि जायसवाल का अच्छा IPL नहीं जाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा तो दोनों का ही जा सकता है, बट अल्टीमेटली बेटर किसका होगा? आई थिंक चांसेस अभी जायसवाल के ज्यादा अच्छा जाने के, क्योंकि
अच्छा ओके, क्योंकि फॉर्मेट नहीं में बेटर चल रहा है, फॉर्म में बेटर चल रहा है, उसके ऊपर कप्तानी का सरदर्द भी है गिल के ऊपर, राइट पहली बार कप्तानी कर रहा है, तो आई थिंक जायसवाल का चांस ज़्यादा है अभी, एंड जायसवाल में भी आएंगे, बट हाँ गिल को एटलीस्ट स्क्वाड में तो होना ही चाहिए, डेफिनेटली शुड बी अ नो ब्रेनर। कितना भी कह लो रिकॉर्ड ऐसा है वैसा है, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ बैट्समैन पे तुम वैसे नहीं बिल्डअप करते जैसे कि बाकी बैट्समैन के लिए करते हो। रोहित शर्मा पे अगर तुम रिकॉर्ड देख रहे होते पहले के 5 साल पे, तो वो खेलता भी नहीं आगे जाके, राइट, तो कुछ लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है थोड़ा सा, एंड बिसाइड्स ही इज नॉट बीन दैट बैड आइदर भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। जायसवाल की बात कर लेते हैं साथों साथ, आई थिंक जायसवाल का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई, 72 रन हैं इसके, 72 रन हैं जायसवाल के 2 मैच में, 72 नहीं भाई ये गलत दिखा रहा है, 2 ही मैचेस तो खेले हैं, एक में 60 समथिंग मारे थे और इस बार जल्दी आउट हो गया, हाँ तो इतने ही होंगे। अच्छा पहले मैच में तो अवेलेबल नहीं था ना, मैं भूल ही गया, हाँ 72 रन ही है, बट पॉइंट वही भाई नहीं बट पॉइंट वही है कि भाई कॉन्टेक्स्ट है पीछे, कॉन्टेक्स्ट उसके पीछे का, एंड क्वाइट फ्रैंकली पिछले 1-2 सीरीज में रन्स मारे उसने, तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, एंड द ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही इज प्लेइंग इट सूट्स वेल विद रोहित शर्मा ऑल्सो, आई थिंक ही शुड बी देयर इन द स्क्वाड एज वेल, नो ब्रेनर है, गिल एंड जायसवाल दोनों को स्क्वाड में होना चाहिए, वन ऑफ देम विल बी द बैकअप ओपनर। आई थिंक अब 3 प्लेयर्स बचते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रिंकू सिंह की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले रिंकू सिंह पे आते हैं, क्योंकि बाकी प्लेयर्स का तो काफी डिस्कस करा है हमने, हाँ बट रिंकू सिंह एज यू सेड कि इसकी जगह शायद नहीं बन पा रही टीम के अंदर, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, हाँ व्हाई डू यू एग्जैक्टली से दैट? देखो भाई 3 मैच में 94 रन हैं, अब लोग कहेंगे सिर्फ 94 रन ही हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट से तीनों में नॉट आउट है भाई, राइट, तो जितनी बैटिंग करने को मिली पूरी करी है बैटिंग उसने, एंड स्ट्राइक रेट 164 की है भाई, आई थिंक फॉर्म के बेसिस पे जो प्रोफाइल है उसके बेसिस पे बाय एवरी मींस ही इज इन द स्क्वाड। एग्जैक्टली, क्या लाइनअप में आता है या नहीं वो क्वेश्चन की बात है, ठीक है, अभी हम लाइनअप बनाएंगे, लेट्स फर्स्ट कवर द परफॉर्मेंसेस, उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि कैसे रिंकू सिंह को फिट कर सकते हैं, बट अगर स्क्वाड की बात करें डेफिनेटली एक स्क्वाड में तो होने वाला है, एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? नहीं डेफिनेटली, आई थिंक रिंकू सिंह फॉर श्योर खेलने वाला है T20 वर्ल्ड कप, ही शुड बी इन द प्रूव कर चुका है इतना, कर चुका है, ये सबसे बड़ा टेस्ट था भाई, थर्ड T20 इसमें बहुत अच्छा खेल दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई विराट कोहली, 2 मैच में 29 रन हैं एंड 170 की स्ट्राइक रेट भी है भाई, क्या कहोगे? समथिंग न्यू दैट वी हैव सीन फ्रॉम विराट कोहली इन दिस सीरीज, नॉट यूजुअली हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, बट वही बात है कि इसको भी थोड़ा मास्टर करने में, एकदम परफेक्शन लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन मत करो, नहीं एंड अगर आईपीएल बुरा जाता है तब भी उसको होना चाहिए, होना तो चाहिए डेफिनेटली, इधर वे जो एक्सपीरियंस एज यू सेड ना कि मैटर करता है, वो किसी रीजन से करता है, प्लेइंग 11 में होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। विराट कोहली एंड सेम फॉर रोहित शर्मा, आई थिंक उसमें भी आएंगे इसको डेफिनेटली टीम 11 में, प्लेइंग 11 में होना चाहिए। मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट में कहा था, पिछले से पिछले में कहा था कि the 3 balls that रोहित शर्मा has played in these 2 games, पहले 2 T20 के लिए कह रहा था मैं, उसमें ये बात तो क्लियर है, चाहे रन 0 की इंटेंट पूरा दिख रहा है, हम लोग हंस रहे थे, बट फनीली इनफ रोहित शर्मा ने एग्जैक्ट सेम चीज विराट कोहली के लिए कही है, कि वो पहली बॉल पे आउट हो गया लेकिन इंटेंट दिखा रहा था, तो मे बी इट काउंट्स फॉर समथिंग भाई, मैं तो जोकिंगली कह रहा था, बट मे बी दे एक्चुअली मीन इट, सो विराट कोहली फॉर श्योर प्लेइंग 11 में होना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, स्क्वाड में तो होगा ही होगा रिगार्डलेस ऑफ हाउ ही परफॉर्म्स इन माय ओपिनियन। रोहित शर्मा आई थिंक सेम तरीके से ट्रीट करा जाना चाहिए, एंड आई होप कि नाउ ही कमांड्स द रिस्पेक्ट वन। अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में ये था कि लेट्स होप ही कमांड्स द रिस्पेक्ट था, 1 महीना लगा लोगों को पलटने में, कुछ महीने की बात, अभी आईपीएल में सेम चीज होगी, फिर से पता चलेंगे लोग। आई थिंक regardless of how the IPL goes, he should be in the team and leading the team. Playing 11 में होना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। 121 रन है 3 मैच में, ऑफ कोर्स फनीली इनफ अब पूरे सीरीज का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रही है भाई साहब, सिर्फ 3 रन पीछे दुबे से तो 60 की एवरेज भी है भाई, एंड 168 की स्ट्राइक रेट भी हो गई है, सभी कुछ बना दिया उसने एक मैच में आगे। स्टार्टिंग कैप्टन होना चाहिए हार्दिक पांड्या, नहीं ऑब्वियसली कैप्टन होना चाहिए। आई थिंक जो लोग क्वेश्चन कर भी रहे, लाइक जेन्युइनली एक बार सोचें, अगर इज देयर अ ओपनर जो कि इंडियन क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा से बेटर है इस टाइम? नहीं मतलब जेन्युइनली अगर सोचे, सारे ऑप्शंस को भी लेके चले, जेन्युइनली क्या ऐसा कोई बंदा है जिसे आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो रोहित शर्मा से? कोई नहीं है एक्चुअली में। तो अगर आपके, चलो दोनों मोटिव्स ले लेते हैं, अगर आपका एक एजेंडा है तो चलो वो अलग चीज़ है, बट आप फॉर्म ले लो, फॉर्म में भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छा है, अभी 100 मार दिया। सेकेंडली रेपुटेशन बहुत है भाई, आप ट्रस्ट कर सकते हो किसी बंदे पे, जो कि वर्ल्ड कप से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक दोनों तरीके से रोहित शर्मा आएगा ही आएगा अंदर। बट नाउ लेट्स मूव टू द बॉलर्स, ठीक है। स्टैंड आउट बॉलर हमारा अक्षर पटेल होने वाला है भाई, हाईएस्ट विकेट टेकर इस पूरी सीरीज का, 4 विकेट लिए सिर्फ 2 मैचेस में, एंड 4 विकेट तो लिए जो लिए, बट भाई इकोनॉमी सिर्फ 5 की है भाई। इसके बारे में क्या कहना है भाई? हाउ डज ही नॉट स्टार्ट नाउ बिफोर जडेजा? राइट, आई थिंक अभी आकाश चोपड़ा ने भी ये चीज़ कही थी
एंड उसके साथ एक और कोई कमेंटेटर बैठा था, आई फॉरगॉट, उन दोनों ने कहा था कि इस टाइम पे अक्षर पटेल बहुत इजीली T20 टीम में आना चाहिए, लाइनअप में और जडेजा बोला था उन दोनों ने. एंड लाइक इफ यू सी एक्चुअली में तो बैटिंग में यस जडेजा हैज नॉट बीन दैट गुड. आई थिंक अक्षर पटेल देयर इज अ जेन्युइन चांस दैट ही कैन स्टार्ट, ऑल्दो ही डिड नॉट गेट टू बैट. मतलब हाँ, बट वी नो काइंड ऑफ कि T20 में बेटर है बैटिंग उसकी. आई थिंक अ लॉट विल डिपेंड ऑन जडेजा का IPL कैसा जाता है. इफ ही परफॉर्म्स इन द IPL तो ऑब्वियसली एक और रेपुटेशन वाली चीज है ही उसके पास, प्लस रीसेंट फॉर्म आ जाता है तो देन ऑब्वियसली ही विल स्टार्ट. बट बोथ ऑफ देम विल बी इन द स्क्वाड. हाँ, टीम में होंगे ऑब्वियसली. ठीक है भाई. नाउ अब इसका लाइनअप की बात करेंगे. अर्शदीप सिंह पे आते हैं. 3 विकेट लिए इसने 2 मैचेस में एंड इकोनॉमी 7.5 की. ही हैज हैड अ गुड सीरीज इन माय ओपिनियन. बहुत बड़ा लेवल अप है फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन सीरीज. बट इज इट इनफ टू मेक द कट फॉर द वर्ल्ड कप? डू यू थिंक स्क्वाड में आएगा? आई थिंक मुश्किल है अभी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं जा रही. अगेन आई थिंक ऑल्दो सीरीज अच्छी गई है उसकी, मतलब अच्छी गई है, बट लाइक कंसिडरेबली इंप्रूवमेंट है उसका. जैसे पहले हम बोल रहे थे कि ना विकेट आ रहे हैं और रन भी खाया जा रहा है. इस बार चलो विकेट आए हैं कुछ और रन भी थोड़े कम ही खाए हैं, तो इंप्रूवमेंट दिख रहा है ऑलरेडी. आई थिंक इसका भी काफी डिपेंड करेगा कि IPL में कैसा जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बुमराह, सिराज और शमी तीनों को लेने वाले हो, पहली बात तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि तीनों आएंगे भी कि नहीं. हाँ, ओके. प्लेइंग 11 में या फिर स्क्वाड में. ओके. बट अगर आप ले रहे हो तो फिर आप कितने ही पेसर स्क्वाड लोगे? मैक्सिमम एक और शायद. राइट. तो आप मतलब क्या मुकेश, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, इन तीनों में से कोई एक को लेने वाले हो मोस्ट लाइकली. तो इन तीनों में से अभी सबसे ज्यादा लाइकलीहुड किसका ही बनता है? आई थिंक मुकेश कुमार का या फिर अर्शदीप सिंह का. आई थिंक मुकेश का शायद बनेगा ज्यादा. मे बी अर्शदीप के साथ वो लेफ्ट आर्म वाला फैक्टर होगा. आई थिंक अर्शदीप सिंह के पास एक थोड़ी एडवांटेज है, प्रेफरेंशियल एडवांटेज है. ओके. क्योंकि उसको थोड़ा सा लोग जानते हैं, पहले से वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, तो थोड़ा सा वो सीनियोरिटी वाला भी मिलेगा सीन. मे बी. आई थिंक मुकेश को एक बहुत अच्छा IPL देना पड़ेगा, much better than Arshdeep Singh to make a case in the T20 World Cup right now. Because let's move on to Mukesh. उसने 3 मैचेस में 2 विकेट लिए एंड इकोनॉमी 9.8 की है. He has not had a good series. अभी तक उल्टा चल रहा था, बट इस सीरीज में हमें ट्रेंड एकदम रिवर्स होते हुए दिखा है कि अर्शदीप सिंह का अच्छा सीरीज गया, मुकेश का अच्छा नहीं गया पॉसिबली उतना. तो आई थिंक यहाँ पे मुकेश मैंने थोड़े से अपने चांसेस को हैम्पर कर दिया है. अगर ये सीरीज अच्छी गई होती जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, लास्ट सीरीज है, तो बहुत बड़ा एक वो मोमेंटम बूस्ट मिलता है उसके नैरेटिव को पूरा कि नहीं भाई इसको खिलाओ. ये टेस्ट में भी खेल रहा है, ODI में भी खेल रहा है, तीनों फॉर्मेट का बन सकता है. तो अब थोड़ा सा वो डेंट आ गया है. एंड आई थिंक ये जो एक लास्ट एक्स्ट्रा पेसर जो होगा स्क्वाड में, वो कौन होने वाला है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक. बट अगर हम लोग बात करें आवेश खान की, एक ही मैच खेला है, इकोनॉमी है 13.75 की. भाई वी डिस्कस्ड इट. आई थिंक आवेश खान का नहीं बन पाएगा कट. आवेश खान का नहीं बनता कट यार. मतलब अगर मान लो कि सिराज या शमी में से कोई एक ही खेलता है स्क्वाड में भी, तो भी आई थिंक मुकेश और अर्शदीप दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आवेश तो नहीं हो पाएगा. सो मतलब सैड न्यूज फॉर हिम, बट आई थिंक ही वॉन्ट टू मेक द स्क्वाड. नाउ कमिंग ऑन टू द स्पिनर्स. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कुलदीप यादव. एक ही मैच खेला है, 1 विकेट भी लिया है, इकोनॉमी 10 की थी. डजंट मैटर, विल बी स्टार्टिंग आई थिंक मोस्ट लाइकली. किसी रीजन से एक ही मैच खेला है वो. हाँ वही. तो आई थिंक कुलदीप यादव को जज करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे. रवि बिश्नोई की बात कर लेते हैं भाई. 3 मैचेस में रवि बिश्नोई ने 2 विकेट लिए, इकोनॉमी 10.18 की रही है. आई थिंक काफी थोड़ा एक्सपेंसिव था. ही हैज नॉट हैड दैट ग्रेट ऑफ अ सीरीज. प्लस ये लास्ट मैच भी बहुत अच्छा नहीं गया था उसका अंटिल वो लास्ट ओवर डाला उसने. हाँ ऑब्वियसली एक काफ़ी प्रॉमिसिंग टैलेंट है रवि बिश्नोई. एंड बड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे. आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट होगा. मतलब क्या स्क्वाड में आना भी, क्योंकि अगर 15 मैन की स्क्वाड है, एक गिल हो जाएगा. हाँ. बचे कुछ 2-3 और, मे बी अगर जडेजा और उसमें से एक आ जाएगा. हाँ आएगा ही आएगा. तो एक पेसर आएगा, तो एक ही और जगह. हाँ एक ही और जगह बची है. दुबे का भी दुबे चलो पेसर हो गया उस टाइम पे. हाँ. बट आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है. पेसर भी वैसे हाँ दुबे एक ऑलराउंडर है. हाँ. तो दुबे का भी चांस है. एंड अभी तो हम लोग शेयर से को कंसीडर भी नहीं कर रहे, मिडिल ऑर्डर नहीं कर रहे. एग्जैक्टली. एंड विकेट कीपर को भी कंसीडर नहीं कर रहे. अरे रिंकू सिंह भी था. हाँ. रिंकू सिंह भी बचा अभी. तो थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली में स्क्वाड के अंदर भाई. मतलब वी एक्चुअली माइट सी रवि बिश्नोई नॉट इन द स्क्वाड. राइट. चलो भाई ये तो मुश्किल ही था भाई बनानी. फिर चलो ठीक है. तो रवि बिश्नोई स्टिल अ क्वेश्चन मार्क अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज कैसा बैलेंस चल रहा है. क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली टीम में 3 स्पिनर ऑलरेडी हो जाएंगे, उसमें से 2 ऑलराउंडर हैं. राइट. तो आपको एक प्रॉपर फ्रंटलाइन स्पिनर की और जरूरत है नहीं.
तो वुड यू हैव हिम ओवर कुलदीप यादव? आई वुड नॉट पर्सनली, क्योंकि वंस अगेन कुलदीप यादव हैज मच मोर एक्सपीरियंस एंड इज अ प्रूवन मैच विनर. तो आई विल हैव कुलदीप यादव. लास्ट है शिवम दुबे. 2 विकेट लिए भाई 3 मैच में, 10 की इकोनॉमी है. आई थिंक वही है, ही नीड्स टू इम्प्रूव ऑन हिज बॉलिंग. अभी वो बैटिंग ऑलराउंडर ज्यादा है, राइट, बट वही है कि भाई ही इज नॉकिंग ऑन द डोर एज अ बैकअप फॉर हार्दिक पांड्या फॉर श्योर. वॉशिंगटन सुंदर ने भाई 3 मैच में 3 विकेट ले लिए, इसी इनिंग में 3 विकेट लिए थे 30-20 में, एंड 7.55 की इकोनॉमी है. आई थिंक ही हैज हैड अ वेरी गुड सीरीज, बट आई थिंक वही बात है, ये स्क्वाड में शायद नहीं आ पाएगा. बहुत कम जगह है भाई, बहुत कम जगह, क्वाइट फ्रैंकली. सो अनफॉर्चुनेटली ही वोंट बी मेकिंग द कट. एग्जैक्टली. ठीक है भाई, ये हमने सीज परफॉर्मेंस कर ली. लेट्स ट्राई टू मेक द लाइन फॉर द वर्ल्ड कप नाउ. अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रोहित शर्मा और जायसवाल से तो बेसिकली मोस्ट लाइकली गिल विल बी ऑन द बेंच, राइट. 1 डाउन पे विराट कोहली आएगा डेफिनेटली. नंबर 4 पे अपना सूर्य कुमार यादव आने वाला. तो ये 4 बैट्समैन तो ऊपर के फिक्स हो गए. दिस मीन्स कि श्रेयस अय्यर भी स्टार्ट नहीं कर सकता. तो ये 4 बैट्समैन और एक अभी बेंच पे गिल है, ठीक है. 5 बंदे हमारे हो गए स्क्वाड के. नंबर 5 पे अब कौन आएगा, राइट, क्या लगता है? 5 पे कौन कौन ऑप्शंस हैं हमारे पास? रिंकू सिंह है, दुबे है, हार्दिक पांड्या है. आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली पांड्या आएगा, क्योंकि इफ ही इज बैक फ्रॉम इंजरी, मतलब अगर ये अज्यूम लेके चल रहे हैं हम लोग कि इंजरी से वापस आ गया, आई थिंक हार्दिक पांड्या विल स्टार्ट. रिंकू सिंह मे भी थोड़ा और नीचे है भाई. रिंकू सिंह नहीं खेल सकता, फिर पॉइंट वो है भाई, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या नंबर 5 पे आ रहा है, नंबर 6 पे एक विकेट कीपर को रखना ही पड़ेगा, बिकॉज नंबर 7 से फिर जडेजा या फिर अक्षर पटेल में से कोई आ जाएगा. सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि 7 पे भेजे रिंकू को. 7 पे फिर तो विकेट कीपर कहाँ है, फिर बॉलर 6 पे विकेट कीपर आ जाएगा ना. अबे तो 7 पे ऑलराउंडर आएगा ना. अच्छा, ओके, हाँ, राइट. बॉलर भी तो चाहिए. सारे बैट्समैन नंबर 7 तक सारे बैट्समैन थोड़ी खिला लोगे. हाँ, राइट. कम से कम 6 बॉलर्स तो चाहिए ही चाहिए ना. तो अगर हार्दिक पांड्या या फिर शिवम दुबे खेलते हैं तो फिर रिंकू सिंह नहीं खेल सकता. ये पॉइंट है मेरा कहने का. ओके, हाउ डू यू फिट रिंकू सिंह नाउ भाई? बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन होगा यार अगर रिंकू सिंह नहीं आ पाता. इसका सोल्यूशन एक ही है, जायसवाल को बैठाओ, ईशान किशन से ओपनिंग कराओ विकेट कीपर. हाँ, राइट, बट वो नहीं होगा. वो भी नहीं होगा भाई. कैसे यार, रिंकू सिंह कैसे बाहर बैठ सकता है? तभी तो लोग क्वेश्चन कर रहे थे विराट कोहली रोहित शर्मा को कि दोनों आएंगे तो जगह खा जाएंगे. राइट, हो सकता है भाई, मे बी रिंकू सिंह, क्योंकि आई थिंक हार्दिक पांड्या तो करेगा ही करेगा स्टार्ट, चाहे कुछ भी हो जाए. हाँ, एक बॉलर को वहां पे स्टार्ट कराना ही पड़ेगा. पॉइंट ये, राइट, कि एक ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ये सिर्फ 5 बॉलर ही हम खेलें. T20 में तो कम से कम 7-8 बॉलर होने चाहिए आज के टाइम पे. चलो 6 तो कम से कम रखो. सो जस्ट बिकॉज रोहित शर्मा, जायसवाल, विराट कोहली, स्काई दे कैन नॉट बोल, उसके वजह से रिंकू सिंह को सैक्रिफाइस होना पड़ेगा. या फिर रिंकू सिंह खुद भी बॉलिंग कर रहा होता तो. सो आई थिंक रिंकू सिंह विल नॉट स्टार्ट इन द वर्ल्ड कप राइट नाउ भाई. ऐसा भी चल रहा है. हाँ, बट स्क्वाड में होगा. सो लेट्स ऐड हिम इन द बेंच. बेसिकली अब दो लोग की जगह. हाँ, गेल और रिंकू हो चुके हैं बेंच पे, तो 2 और जगह बनती है, ठीक है. एंड अभी हमने नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या को डाला हुआ है, राइट. अभी हमने दुबे को नहीं डाला है बेंच पे अभी, बाय द वे, राइट. नंबर 6 पे कौन आएगा? नंबर 6 पे हमें ऑलराउंडर लाना है. नहीं, विकेट कीपर, सॉरी. आई थिंक हो भाई, आइदर ऑफ जितेश शर्मा और ईशान किशन. Who would you have right now? ईशान किशन. ठीक है, I'll also have ईशान किशन. But that means कि एक बंदा बेंच पे होगा विकेट कीपर. मोस्ट प्रोबब्ली जितेश शर्मा. तो 3 स्लॉट्स फिल हो गए भाई. तो क्या एक ही विकेट कीपर लेके ले जाएंगे क्या? नहीं भाई, 2 ले जाने पड़ेंगे. एक तो बैकअप चाहिए होता है. ओ भाई साहब. तो जितेश शर्मा आ गया बेंच पे. अब बेंच पे एक जगह खाली बची है. नंबर 7 पे कौन आ रहा है? ऑलराउंडर अक्षर पटेल राइट नाउ. तो जडेजा बेंच पे. बेंच पूरी हो गई. इज देयर अ चांस कि जडेजा ना हो? भाई आई थिंक जडेजा को होना चाहिए भाई. ओके, कैसे नहीं होगा? नंबर 8 पे कौन आ रहा है भाई? नंबर 8 पे मैं एक कुलदीप यादव. हाँ भाई, ऑलराउंडर नहीं होगा मतलब नंबर 8 पे. ओ भाई, फिर से वही गलती कर रहे हैं. बट अगेन भाई, रोहित शर्मा ने बोला है कि उसे चाहिए नंबर 8 पे ऑलराउंडर एक. लेट्स ट्राई टू मेक अ रफ अभी लाइनअप, फिर हम उसमें चेंजेस करते रहेंगे. तो अभी मान लो कुलदीप यादव आ रहा है. हाँ, राइट. फिर हम लोग 3 पेसर खिलाने वाले हैं. हाँ, तो वो तीनों क्या हमारे शमी, सिराज, बुमराह तीनों होने चाहिए? आई थिंक अगर खिला रहे तो हाँ, तीनों वही होने चाहिए. आई थिंक 2 ही होने चाहिए. एक ऑलराउंडर होना चाहिए. हाँ, क्योंकि हार्दिक पांड्या विल एक्ट एज अ थर्ड पेसर, जो कि हमने वर्ल्ड कप में इनिशियली कुछ मैचेस में देखा था. नहीं तो अच्छा, थर्ड पेसर वो बन जाएगा और फिर बॉलिंग में 2 और ऑप्शन होंगे, तो 5 हो जाएंगे. बेसिकली नंबर 8 पे मान लो कुलदीप यादव आ रहा है, नंबर 9 पे बुमराह, नंबर 10 पे अपना
शामी मान लो, सिराज नहीं है अभी, तो एक जो और होगा उसको तुम नंबर 8 पे शिफ्ट कर दो और बाकी तीनों को नीचे कर दो। बेसिकली कुलदीप यादव नंबर 9 पे, फिर नंबर 10 पे अपना बुमराह, नंबर 11 पे शामी, तो नंबर 8 का स्लॉट खाली हो गया अभी, उस पर एक ऑलराउंडर डाल दो। बट उसमें ऑप्शंस कौन है हमारे पास? या तो जडेजा, अक्षर पटेल दोनों को खिला दो। ओके, दैट वुड मीन 3 spinners 3 pacers, शामी, बुमराह एंड हार्दिक पांड्या, एंड कुलदीप यादव, जडेजा एंड अक्षर पटेल। राइट, बट जडेजा अक्षर पटेल को साथ में खिलाने का सेंस नहीं है। सेम ही, तो फिर क्या वॉशिंगटन सुंदर को तो लाओगे नहीं आएगा। अश्विन अश्विन नहीं भाई, आई थिंक बड़ा डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी अभी सीन में नहीं लग रहा। भाई हो सकता है यार, शायद, पता नहीं भाई। जडेजा, अक्षर पटेल, आई हैव रेयरली सीन देम प्लेइंग इन स्टार्टिंग, सेमी प्रोफाइल है बहुत ज्यादा, बिल्कुल कभी देखा भी नहीं है। पता नहीं भाई, इस टाइम पे नंबर 8 का आई थिंक स्लॉट है खाली, बड़ा डिफिकल्ट देखना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये सोचने वाली बात है, बट द पॉइंट इज कि क्योंकि अब बेंच पूरा फिलअप हो चुका है, तो हम लोग को मतलब मान लो अगर हम लोग सिराज, बुमराह, शामी तीनों खिला भी रहे लाइनअप में, क्योंकि 11 लोग भरने हैं अभी, अज्यूम कर लेते हैं, तो बेसिकली अर्शदीप सिंह की भी जगह नहीं बन रही है। दुबे इज आल्सो मिसिंग आउट, दुबे भी मिस आउट कर रहा है, रवि बिश्नोई भी मिस आउट कर रहा है। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, अभी कैसे सेट होगा पूरा टीम का बैलेंस, बिकॉज अगर मान लो शामी, सिराज और बुमराह सिर्फ 3 ही पेसर हमारे स्क्वाड में आ भी रहे हैं, तो क्या तीनों को स्टार्ट भी करना चाहिए? आई डोंट थिंक तीनों स्टार्ट कर सकते हैं, फिर बेंच पे कम से कम एक पेसर तो चाहिए ही ना बैकअप के लिए। तो आई डोंट सी हाउ दिस पैन्स आउट। तो पॉइंट अभी एसेंशियली हमारा ये डिस्कस करने का यही था कि देयर आर स्टिल एटलीस्ट 2 होल्स टू फिल। बेसिकली रिंकू सिंह को तुम कैसे फिट करोगे इन द टॉप 6 एट द कॉस्ट ऑफ अ बॉलर, एंड सेकंड इज नंबर 8 पे क्या तुम एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाने वाले हो, फिर एक स्पिनर को खिलाने वाले हो। राइट, ये 2 स्लॉट्स अभी हमें फिल करने को रहते हैं। ये 2 क्वेश्चन मार्क्स अभी हमें आईपीएल के टाइम पे पता चलेंगे और क्या होता है। बाकी मोर और लेस 8-10 प्लेयर जो कि रोहित शर्मा ने खुद भी कहा था, आई थिंक वो तो सेम ही रहने वाले हैं। राइट, गिल का भी पक्का है, जडेजा का भी बनता है एज अ बैकअप ऑलराउंडर, एंड ऑलराउंडर हमें चाहिए क्वाइट फ्रैंकली। राइट, किसको बाहर निकालोगे भाई? जितेश शर्मा को एज अ विकेट कीपर रखना ही पड़ेगा। रिंकू सिंह को तो बेंच से तुम निकाल, रिंकू सिंह को हटा दोगे क्या फिर? नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ एन ऑलराउंडर। आई थिंक ये थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, इस टाइम पे तो समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली में कि कैसे बनने वाली है प्लेइंग 11, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्यों आ रही है हम लोग को अभी? ये क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन बॉलिंग नहीं करते, सिर्फ वही प्रॉब्लम है। वरना आराम से फिट होते हैं। खिलाने को तो रिंकू खिला लो, लेकिन फिर सिर्फ 5 ही बॉलर बचेंगे। राइट, प्रॉब्लम वही आ रही है। तो अभी आपको सोचना पड़ेगा कि नंबर 5 पे कैसे आप रिंकू को फिट करते हो एट द कॉस्ट ऑफ हार्दिक पांड्या फिर शिवम दुबे, एंड बॉलिंग में तुम्हारा क्या कॉम्बिनेशन होगा नंबर 8 पे? एक पेसर खिला रहे हो तुम या फिर एक स्पिनिंग ऑलराउंडर खिला रहे हो? तो भाई सब सोचो भाई, सब सोचो आराम से बैठ के इसके बारे में। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आई थिंक सबसे पहले बारसा की बात करते हैं। बाय द वे कोपा डेल रे राउंड ऑफ 16 मैच था, एंड ये नॉकआउट टाइज होते हैं, जो हार गया वो बाहर होगा, अगर टाई हो रहा तो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, फिर पेनल्टीज तक जाएगा, मतलब एक ही मैच में रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। तो बारसा का मैच है एक 3rd tier स्पेनिश टीम से, यूनियनिस्तास दे सलामानका। अरे भाई साहब, कोई बड़ी अजीब सी टीम थी, ऑल्दो दे प्रूव टू बी क्वाइट ट्रबलसम फॉर बार्सिलोना इन द फर्स्ट हाफ स्पेशली। पहले गोल मारे थे ना लोगों ने शायद। हाँ, पहले गोल मारा था, बट लाइक बिफोर दिस गेम स्टार्टेड एक तो चावी की स्टेटमेंट आई थी, उसमें उसने ये चीज़ बोली थी कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स फिल नहीं कर पाता तो मैं खुद ही बाहर चला जाऊंगा। सो बेसिकली वो सैकिंग, जो सैक चावी आउट वाला सीन चल रहा था, उसने बोला मैं खुद चला जाऊंगा अगर मेरा ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पाए। मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मैं कोपा डेल रे जीतूं, ला लीगा जीतूं, यूसीएल जीतूं। अगर ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं होते तो आई विल माई सेल्फ। अच्छा, आई थिंक कि एक वो होगा, अगर ट्रॉफी लेस जाती है तो देयर इज अ जेन्युइन चांस की चावी खुद छोड़ दे। दैट इज वाई कोपा डेल रे इज द मोस्ट लिस्टेड ट्रॉफी, एंड बारसा को बहुत सीरियसली लेनी चाहिए ट्रॉफी। बट लग नहीं रहा था लाइनअप से, देख के लग नहीं रहा था एग्जैक्टली वो मैं इसलिए थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि लाइनअप की बात करें तो यूनियन जो है अपनी ऑब्वियसली 4-4-2 के साथ जा रही थी, बार्सिलोना 4-3-3 के साथ गई थी। इनाकी पेनिया खेल रहा था, बाल्डे लेफ्ट बैक था, क्रिश्चियनसन कुंडे की सेंटर बैक पे रही थी, रोबोट तो राइट बैक स्टार्ट कर रहा था। बीच में जो 3-man मिडफील्ड थी उसमें रोमेयो हमारा पिवट था, डेयोंग और लोपेज साथ में खेल रहे थे, एंड आगे फीलिक्स, टोरेस और मार्क ग्यू थे। सरप्राइज नहीं, वो अराहो स्क्वाड में भी नहीं था। राइट, वो मुझे थोड़ी अजीब सी लगी कि स्क्वाड के अंदर कैसे नहीं था अराहो, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग स्क्वाड में तो आई थिंक वही होगा ना कि अगर तुम्हें नहीं स्टार्ट कराना है तो माइट एज वेल रेस्ट, क्या जरूरत है ट्रिप लेने की। राइट,
कर लो। एंड बिफोर आई एक्सप्लेन की क्या चीज हो रही थी मैच में, भाई द कैमरा व्यू वाज टेरेबल। हाँ वो तो हमेशा ही होता है। नहीं मतलब जैसे एथलेटिको वाला मैच था वो तो प्रॉपर स्टेडियम में था इसलिए व्यू अच्छा था। भाई इस मैच में जेन्युइनली सोचने में प्रॉब्लम हुई थी कौन कहाँ पे खेल रहा है, क्योंकि लाइक एक ही टियर का स्टैंड था, ऊपर कोई स्टैंड नहीं था, और लग रहा था कि उसको ही 4th-5th सीट से कोई बंदा कैमरा ला रहा है देख के। अच्छा तो वो जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बंदा कहाँ खेल रहा है एक्चुअली में। बट जितना मैं समझ पाया उसके अकॉर्डिंग बारसा व्हेन इन पोजीशन वाज अगेन गोइंग विद अपना 3-2-4-1 टाइप की फॉर्मेशन में, जहाँ पे क्रिस्टियनसन, कुंडे और रोबर्टो एट टाइम्स पीछे था। नाउ व्हाई आई थिंक रोबर्टो एट टाइम्स पीछे था, क्योंकि उनका जो लेफ्ट विंगर था सेलेनो समथिंग नाम था उसका, वो काफी ज्यादा ट्रबलसम था। अच्छा। एंड आई थिंक क्योंकि कुछ ना कुछ टैक्टिकल सेटअप्स तो होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, तो चावी को भी इट्स नॉट लाइक कि उसे नहीं पता होगा कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है। तो आई थिंक इस सीजन से शायद रोबर्टो थोड़ा पीछे था, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो बंदा। प्लस बाल्डे इज ऑलवेज द विंगर जो कि आगे जाएगा। बाय द वे बाल्डे का मैच अच्छा नहीं गया था अल्टीमेटली फिर से। हाँ। एंड अपना आगे जो थे डियोंग और रोमेओ का सॉर्ट ऑफ डबल पिवट था, जिसमें डियोंग थोड़ा बहुत आगे जा रहा था बीच में, एंड आगे बाल्डे, फिलिक्स, लोपेज और फरान टोरेस थे, जहाँ पे बाल्डे और फरान टोरेस एकदम कोने में विंग्स पे थे, एंड फिलिक्स और लोपेज थोड़ा अंदर कर रहे थे। लोपेज वाज अगेन एंड अगेन मेकिंग रन्स इनसाइड द बॉक्स। बढ़िया खेला वो। कैसा खेला? आई थिंक डिसेंट गेम था ना, आप कुछ अब ज्यादा गंदा बोलोगे ना अच्छा बोलोगे। एंड आगे मार्क ग्यू था, जिसने आई थिंक एटलीस्ट लेवेंडोव्स्की से बेटर परफॉर्म करा, जो कि सेकंड हाफ में आता है। हाँ आई थिंक सो। अच्छा। बट कमिंग टू दिस गेम, आई थिंक विद इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स, विद इन द फर्स्ट मिनट एक बहुत ही अच्छा चांस बना था अपना। अगेन बहुत चीपली पोजीशन गिव किया था इस बार डियोंग ने विद इन द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स, क्योंकि आपको थर्ड स्विच डाउन रहना पड़ता है भाई ऐसे मैचेस में। एंड वहाँ पे एक 1v1 चांस बन गया था, बट वो अल्टीमेटली साइड नेटिंग पे चली गई, इसलिए मिस हो गया वो। बट एक बहुत अर्ली चांस था लीड लेने का यूनियन के पास। एंड वी हैव सीन दिस इन द यूसीएल आल्सो ना, कि बारसा ग्रुप स्टेज में जागी नहीं होती। हाँ, एकदम से पहले के 1-2 मिनट में चांस बनता है। राइट। तो भाई फिर से आ रही है चीज प्रॉब्लम। एंड पर पूरे मैच में आई थिंक एक चीज तो कॉमन थी कि बारसा पोजीशन डोमिनेट करेगी, सबको पता था करना। अराउंड 80% पोजीशन ने थ्रू आउट द मैच मेंटेन करके रखा था। बट द पॉइंट इज कि फिर से वही चीज देखने को मिली कि आपने इतना पोजीशन रखा है, बट एक एंड प्रोडक्ट कहाँ है? क्या आपका कोई चांस क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या आपका कुछ गोल पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। एक जो पूरे फर्स्ट हाफ में एक ही ऐसा चांस था जो मुझे लगा रियलिस्टिकली ये चीज अंदर जा सकती थी, वो मार्क ग्यू के पास आई थी 21st मिनट पे, जो उसका एक हेडर था, काफी अच्छा फ्री चांस था ओपन, वो मार सकता था वो, बट ठीक है चलो वो स्काई कर दिया, थोड़ा डिफिकल्ट था वो भी। Why do you think कि मार्क ह्यू को स्टार्ट कराया गया और वितोर रोकी? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था, क्योंकि आई थिंक अगर हम फ्यूचर की बात करें तो वितोर रोकी इज दैट गाय जो कि आपने खरीदा है, विच इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी अ रिप्लेसमेंट फॉर लेवेंडोव्स्की आगे जाके। तो मार्क ग्यू स्टार्ट कराने का क्या एक्चुअली में सेंस था, क्योंकि वितोर रोकी को आपने चांस भी वैसे ही बहुत कम दिए, तो इट इज नॉट लाइक उसने कुछ गंदा प्रूफ कराया। हाँ। तो आई थिंक बहुत अच्छा चांस था वितोर रोकी के पास स्टार्ट करने का, जो कि सॉर्ट ऑफ वेस्ट हो गया अल्टीमेटली, क्योंकि बाद में आपको लेवेंडोव्स्की लाना ही पड़ गया। बट उसके बाद एक गोल आता है, अपना गोमेज नाम का एक बंदा था वहाँ पे स्ट्राइकर उनका, वो गोल मारता है। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा बच्चों वाली चीज़ करी बारसा ने। उनका जो सेलेनो था वो लेफ्ट विंग से अपना एक बहुत ऊंचा सा क्रॉस डालता है, जो वैसे टाइप के ना, तो इतने ऊंचे चले गए लगता है कि गोल ही नहीं हो गए, तो कहीं बाहर चली जाएगी। अच्छा। बहुत ऊंचा गया था और वो अल्टीमेटली लैंड गोल के पास ही गिरा पर, अल्टीमेटली राइट हैंड साइड पे विंग पे। एंड उस बंदे ने फर्स्ट टाइम शॉट लिया एंड वो गोल चला गया ऑब्वियसली। आई डोंट थिंक पेनिया की कुछ गलती थी, क्योंकि बहुत अच्छा शॉट था वो, बट वो क्रॉस बाल्डे को रोक लेना चाहिए था कायदे से, क्योंकि वो था वहीं पे। इट्स जस्ट दैट कि वो मार्क नहीं करके रखा हुआ था उसने। तो अगेन बाल्डे से थोड़ी मेच्योरिटी देखने को मिली। एंड थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ जो एल क्लासिको में मैंने बोला था, डिट्टो सेम थिंग हैपेंड। बाल्डे वाज अगेन एंड अगेन गेटिंग इन गुड पोजीशंस, अच्छी जगहों पर उसके पास बॉल थी, वहां से मैसअप कर देना था, प्रॉपर मैसअप, ना ड्रिबलिंग हो रही है ना चांस क्रिएट। आई थिंक बाल्डे के साथ मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? ही हैज नेवर बीन रेप्यूटेड एज द गाय जो कि डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है। हाँ, हमेशा एक अटैकिंग फुलबैक की रेपुटेशन रही है, राइट। बट ही इज फेलिंग इन द अटैकिंग सेंस ऑल्सो। जो एक चीज है जो कि उसके नाम के साथ अटैच्ड है कि गोइंग फॉरवर्ड हील, वो जो जॉर्डी अल्बा की प्रोफाइल होती थी, वो वही फुलफिल नहीं कर पा रहा है। डिफेंसिवली तो उससे एक्सपेक्टेड था भी नहीं। एक तो मैनी बारसा फैन सजेस्टेड कि फोर्ट को स्टार्ट कराना चाहिए। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? तो मुझे लगा था कि वो रोबर्टो के जगह पे स्टार्ट करेगा, फोर्ट राइट बैक पे। ओके, फेयर। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सरप्राइज था। आई थिंक बाल्डे को फोर्ट के ऊपर तो स्टार्ट मतलब लेफ्ट साइड पे कराना ही चाहिए, बिकॉज बाल्डे बेकार खेल भी रहा है। तो यही वो मैचेस जहाँ पे प्रूव करके अपने आप को कॉन्फिडेंस देगा। ये पॉइंट नहीं है कि कोपा डेल रे में भी रेस्ट कर दो उसको, फिर बड़े मैच में सीधा ले आओ। बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली अभी बाल्डे अगर नहीं खेलेगा तो और कौन खेलेगा? राइट। कैंसेलो तो अभी है नहीं,
तो माइट एज वेल लेट हिम प्ले द इजियर गेम्स एंड वहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन करने दो. वो अलग बात है कि यहाँ भी परफॉर्म नहीं करा, बट इन्हीं मैचेस में तो परफॉर्म करके वो कॉन्फिडेंस गेन करेगा अपना अल्टीमेटली. तो आई थिंक वहाँ स्टार्ट तो करना चाहिए था. एंड थ्रू द फर्स्ट हाफ यही कहानी थी कि पोजीशन डोमिनेट कर रखा है, बट ऑन द काउंटर अपनी जो ये यूनियन थी काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रही थी. बट फर्स्ट हाफ एंड होने से पहले एक गोल आ जाता है फरान टोरेस का. वो आई थिंक काफ़ी मतलब बहुत चाइल्डहुड मिस्टेक दिख गई वहाँ पे अपनी यूनियन की. अच्छा. कॉर्नर पे उन्होंने सारे प्लेयर्स आगे कमिट कर दिए, डिफेंडर्स भी बॉक्स के अंदर ही चले गए. आई डोंट नो व्हाई, जब आपके पास एक ही लीड, रिस्पेक्ट बार्सिलोना, राइट, एग्जैक्टली, इतना भी आपको खुल के नहीं खेलना. सारे प्लेयर्स आगे गए, तो जैसे ही बार्सा के प्लेयर ने हेड आउट करा बॉल को, फीलिक्स ने एक बॉल आगे निकाल दिया. फरान टोरेस इजी था, कोई था ही नहीं उसके पास, वो आगे आराम से रन बना था और 1v1 चाहता उसने मार दिया. तो वहां से 1-1 हो जाता है. एंड 1-1 पे जाएंगे तो भी आई थिंक बार्सा फैंस काफी गुस्सा होंगे इस बात से कि 1-1 ही क्यों है इस टाइम पे. पहली बात तो गोल इतने कम क्यों, और दूसरी बात खाए क्यों. चावी बहुत गुस्से में था. देख के लग रहा था बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है वो आदमी इस टाइम पे. एंड सेम विद गुंडोगान एंड लेवेंडोस्की. गुंडोगान तो ऐसे आगे होकर बैठा हुआ था सीट पर, ऐसे देख रहा था ऐसे करके गुस्से में. लेवेंडोस्की किस बात के लिए फ्रस्ट्रेटेड है भाई. हाँ, वैसे कायदे से लेवेंडोस्की नहीं चाहिए, बट गुंडोगान काफी ज्यादा गुस्सा था उस टाइम पे. एंड फर्स्ट हाफ में बार्सा ने 7 शॉट लिए थे जिसमें से 4 ऑन टारगेट थे. यूनियन ने 5 लिए थे जिसमें से 2 ऑन टारगेट थे. तो यस, बार्सा का थोड़ा सा मार्जिनली बेटर था ये आउटपुट, बट दे वर नॉट दैट बिहाइंड. हाँ, दैट बिहाइंड नहीं था एक्चुअली में. एंड बाल्डे स्पेसिफिकली मेरा ये पॉइंट था कि काफी अच्छा नहीं था. बार्सा जितने कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल ऑफ प्ले से खेल रही थी, आप 15-20 पास करोगे फिर बॉक्स के अंदर पहुंचोगे. यूनियन वहां पे 4-5 पासेस के अंदर बॉक्स के अंदर भी आ रही है, शॉट भी ले रही है. आई थिंक ये एक मॉडर्न फुटबॉल का एक सैड रियलिटी है. ओके. पहले आपको पसंद आता था ना कि वो 1 टच पासेस करके बिल्डअप हो रहे हैं कि 50 पासेस लेड टू 1 गोल. राइट. अब एक वो चीज आ रही है कि भाई 3-4 पास में जल्दी करके गोल खत्म करो करके. दिस इज मॉडर्न फुटबॉल. ओके. क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है एसेंशियली कि टेक्निक और स्किल थोड़ा कम हुआ है डेफिनेटली, बट फिजिकलिटी, पेस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती गई हैं. फेयर पॉइंट. तो ये मे बी डोंट नीड टू मेक दैट मच एफर्ट टू कम टू द बॉक्स, और मे बी शुड नॉट मेक दैट मच एफर्ट, because quite frankly don't have the skill to execute that. But on the other hand, बार्सा ऐसी टीम्स जो कि चाहती है कि हम स्किल से पूरा पासेस के थ्रू बनाए, या तो तुम स्किल सेट उस लेवल का लेके आओ जो कि हुआ करता था 2010 में, नहीं है तो मे बी ट्राई टू इम्प्रूव योर फिजिकलिटी एंड पेस. सैड डिलेमा है. एंड इन द सेकंड हाफ हमें एक सरप्राइजिंग चीज देखने को मिली जब पाओ गोबार्सी, जो कि इनका कोई अपना ला मासिया का कोई सेंटर बैक है, वो क्रिस्टियनसन को रिप्लेस करता है. वो थोड़ा अजीब लगा देखने में क्योंकि क्रिस्टियनसन अच्छा खेल रहा था उस टाइम तक. वो रिप्लेस होता है, सिर्फ 16 साल का वो इस टाइम पे. एंड अगेन बार्सा के साथ वही प्रॉब्लम थी, पोजीशन डोमिनेट कर रहे हैं बट एंड प्रोडक्ट नहीं आ रहा. इनफैक्ट 60th मिनट तक आके सब्स्टिट्यूट चालू हुए थे बार्सा के. लेवेंडोस्की आ जाता है मार्क ग्यू की जगह, गुंडोगान आ जाता है फीलिक्स की जगह, एंड पेड्री आ जाता है लोपेस की जगह. आई थिंक फीलिक्स का भी गेम थोड़ा उतना कुछ खास रहा नहीं था. एंड लोपेस का सेंस बनता था क्योंकि गुंडोगान सॉर्ट ऑफ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, वो भी थोड़ा आगे खेलेगा, बॉक्स के अंदर रन भी बनाएगा. एंड गुंडोगान और एक और था, पेड्री आ जाता है लोपेस की जगह पे. सो पेड्री और गुंडोगान के आने के बाद एक चीज अच्छी देखने को मिली कि सॉर्ट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिख रही थी. अच्छा. इससे पहले बार्सा बहुत प्रेडिक्टेबल थी, पता है कि जब इसके पास आए तो किसके पास जाएगा, जो कि सबसे नियरेस्ट होगा. गुंडोगान और पेड्री थोड़ा एक एक्स फैक्टर लाए थे, थोड़ा डिफरेंट चीज प्रोवाइड कर रहे थे बार्सा को. एंड अप टिल द 65 मिनट सिर्फ एक ही शॉट लिया था बार्सिलोना ने इन द सेकंड हाफ. अगेन ही वही क्रिटिसिज्म है जो कि हम एल क्लासिको में देखने को, पोजीशन रख रहे हो लेकिन शॉट नहीं आ रहा. एग्जैक्टली. फिर आता है कुंडे गोल फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स. दैट वाज आउट ऑफ नोवेयर. व्हाट वाज कुंडे डूइंग देयर? कुंडे आई थिंक वही बात है ना कि इतनी पीछे बैठी हुई थी अपनी यूनियन की, सारे प्लेयर्स आगे चढ़ गए थे. एंड वो काफ़ी ज़्यादा पास आ गया था कुंडे. आई थिंक उसको कट डाउन करना चाहिए था कायदे से तो, बट वही बात है कि मे बी दे वर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो शॉट लेगा, बट शॉट लेता है और वो गोल जाता है. आई थिंक इसके बाद से इट काइंड ऑफ गॉट ईजियर फॉर बार्सिलोना क्योंकि यूनियन पे आगे चढ़ने लगे, फिर एक और गोल आ जाता है. एंड लास्ट गोल आता है बाल्डे का. एग्जैक्टली. एंड बाल्डे गोल में एक टेक्निकलिटी है, वो 16 रन बनाता है स्पीड करते हुए बॉक्स के अंदर, बट अगेन वो एकदम कोने में जाता है. उसका खाली ऑप्शन था सीधा गोल के पास जाने का, वो साइड में जा रहा था. एंड जो उसने शॉट लिया है, गोल अच्छा था डेफिनेटली, फिनिश बहुत अच्छी थी, बट एटलीस्ट 7 out of 10 टाइम्स ये गोल नहीं होगा. बेसिकली अपने लिए फालतू में डिफिकल्ट कर दिया. हाँ, राइट. तो क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे का? आई थिंक उसका शायद मेन थॉट ये था कि मैं शायद क्रॉस कर दूंगा, कट बैक कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा. खुद ओनरशिप नहीं ले रहा था. एग्जैक्टली. एंड इसके वजह से बार्सा 3-1 जीत जाती है. नाउ फाइनल पॉइंट व्हाई आई थिंक मार्क ग्यू वाज बेटर देन लेवेंडोस्की, दैट वाज बिकॉज लेवेंडोस्की वाज कंप्लीटली कभी बीच में नहीं था, कभी लेफ्ट पे आ रहा है, कभी राइट में आ रहा है. ये तो मैं तुमसे कही कि कुछ है ये चीज. मार्क ग्यू वाज
लाइक जस्ट स्टिकिंग इनसाइड द बॉक्स कि मैं बीच में रहूंगा, मैं टारगेट मैन हूं, मेरे को क्रॉस डालो, इसलिए क्रॉस में ले भी पा रहा था वो। लेवेंडोव्स्की था ही नहीं आसपास, इसलिए आई थिंक अजीब हो गया। नाउ आई वंडर, नाउ दैट यू हैव सेड दिस, हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कैसे पिछले से पिछले में आई थिंक लेवेंडोव्स्की जब भी हम देखें कि हमेशा लेफ्ट विंग के पास ड्रॉप कर रहा है बार बार इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द बॉक्स, वहां से प्ले मेक करने का ट्राई कर रहा है, ट्राइंग टू कनेक्ट द मिडफील्ड विद द अटैक व्हेन यू ऑलरेडी हैव 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स जस्ट बिहाइंड यू इन अ 3-2-4-1, राइट? क्या सेंस है उस बात का? बट बिकॉज ही वॉज डूइंग इट इन एवरी गेम, हम सोचे थे कि यार ये शायद चावी नहीं कहा होगा। बट अगर तुम ये कह रहे हो कि मार्क ह्यू वॉज एग्जैक्टली डूइंग व्हाट अ सेंटर फॉरवर्ड इज सपोज्ड टू डू, कि भाई बॉक्स में रहो, नाउ आई एम इन अ डिलेमा कि चावी मतलब क्या? मार्क ह्यू के लिए अलग टैक्टिक सेट कर रहा है इन द सेम फॉर्मेशन, बट लेवेंडोव्स्की के लिए अलग कर रहा है, तो क्या लेवेंडोव्स्की अपनी विल पे कर रहा है ये सब? मतलब एट टाइम्स गुंडोगन बीच में आया हुआ था भाई, लेवेंडोव्स्की साइड में लेफ्ट विंग पे घूम रहा है, राइट विंग पे घूम रहा है, तो थोड़ा अजीब लग रहा था वो देखने में, क्योंकि यू शुड स्टिक टू व्हाट यू डू बेस्ट अल्टीमेटली। बट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट मैच, एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड। हाँ, शॉकर था भाई हमारे लिए काफी। एंड इस मैच से पहले स्टेडियम के बाहर काफी रेसिस्ट चैंट्स होने लग गई थी ऑलरेडी विनीशियस को लेके। अच्छा, सारे लोग पगलाए हुए थे। अच्छा, विनीशियस की दोबारा लड़ाई भी हुई है डिएगो सिमेओने से, वो उसके बारे में बात करूंगा मैं एक्चुअली में। अच्छा, ठीक है। एंड एटलेटिको की बात करें तो डिट्टो सेम लाइनअप था, 3-5-2 के साथ ही जा रहे थे। लोरेंतो लाए थे वही अगेन टू टैकल विनीशियस जूनियर। विनीशियस वाज मैड्रिड वाज अगेन गोइंग विद अ 4-1-2-1-2। लूनेन स्टार्ट कर रहा था, आई वाज हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि इससे पहले ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि केपा स्टार्ट करेंगे कोपा डेल रे में। कार्वाहाल खेलता है, रूडिगर, नाचो एंड मेंडी हमारी बैकलाइन होती है। बीच में मॉड्रिच, कामाविंगा एंड वाल्वर्दे। नाउ चुआमेनी स्टार्ट नहीं कर रहा था, आई थिंक सबसे बड़ा शॉकर मेरे लिए ये था, इसलिए डिफेंसिवली एक वो प्रॉपर पिवट लैक कर रहे थे हम लोग, क्योंकि कुछ भी कह लो कामाविंगा इज नॉट एग्जैक्टली अ सीडीएम, राइट? एंड मॉड्रिच स्टार्ट कराया था इस बार क्रूज की जगह, ये डिफरेंस था बेसिकली। व्हाई डू थिंक दिस वाज? आई थिंक इट वाज जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टेंस गेम के बाद आ रहे थे, तो जस्ट टू इवन थिंग्स आउट मॉड्रिच को स्टार्ट कराया गया इस बार। देयर इज नॉट मच टू लुक की टैक्टिकली क्या चीज थी। बट डिड इट पे ऑफ? आई थिंक मॉड्रिच ने कुछ गंदा नहीं करा, सेम गोज फॉर क्रूज ने भी कुछ ऐसा बहुत ही आके कुछ नई चीज नहीं कर दिया। हाँ, तो आई थिंक कुछ ऐसा नहीं था कि इसकी वजह से हार गए हम लोग। Okay. बेलिंगम, कैम्प और रॉड्रिगो, विनीशियस आगे खेल रहे थे। मेरी बस प्रॉब्लम ये थी कि चुआमेनी स्टार्ट कराना चाहिए था आपको। स्टार्ट काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड काफी हाई प्रेस कर रही थी। रियल मैड्रिड वाज अगेन ट्राइंग टू कीप पोजीशन, बट उसमें थोड़ा फेल कर रहे थे वो उस टाइम पे। बट धीरे धीरे एज द गेम वेंट ऑन, मैड्रिड थोड़ा कंफर्टेबल हो गई, थोड़ा स्लो कर दिया गेम। एंड बाय द वे फर्स्ट हाफ बहुत बोरिंग था इस मैच का। क्यों? क्योंकि दोनों टीम से सॉर्ट ऑफ मिड ब्लॉक मेंटेन कर रखा था। अच्छा, मिडफील्ड में आ रहे, बट उससे एंड में क्या निकल रहा है? एट टाइम्स मैड्रिड के फॉरवर्ड्स इतना आइसोलेटेड थे। बाय फॉरवर्ड्स आई मीन विनीशियस, रॉड्रिगो एंड बेलिंगम, क्योंकि मिड ब्लॉक में मिडफील्डर्स बहुत आगे नहीं जाते अल्टीमेटली। आपकी डिफेंसिव लाइन और मिडफील्ड लाइन में काफी कॉम्पैक्ट होती है, बट फॉरवर्ड लाइन थोड़ी आगे होती है। तो इन तीन में ही एथलेटिको के 7-8 डिफेंडर्स हैं साथ में, और इन तीन लोग कैसे फिर गोल बनाएंगे? तो आई थिंक वहां पे मे बी थोड़ा चढ़ के खेलती रियल मैड्रिड तो बेटर रहता एक्चुअली। एंड ट्रांजिशन में स्पेसिफिकली ये चीज देखने को मिली थी जब डिफेंस टू अटैक जा रहे थे। डू यू थिंक ऑन सम लेवल मैड्रिड शायद इसलिए अटैक नहीं कर रही थी बिकॉज दे वन सेकेंड थॉट कि हमें इतना इंटेंसिटी पुट आउट करने की जरूरत नहीं है, आवर टाइम विल कम, उस टाइप की मेंटालिटी? प्लस आई थिंक मैड्रिड वाज ट्राइंग टू प्ले सेफ, क्यों कि हम कंसीड ना कर जाएं पहले। आई डोंट नो व्हाई, बट एक्चुअली में क्योंकि यूजुअली आप कंसीड तो वैसे भी करेंगे अल्टीमेटली, एंड अगर आप थोड़ा स्टार्टिंग से इंटेंट दिखाते तो मे बी गोल आ जाता। बट इन सेइंग दैट आई थिंक अटैकिंगली रियल मैड्रिड वाज मच बेटर देन एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड ऑलमोस्ट पूरे गेम में रियल मैड्रिड वाज द बेटर टीम। ग्रीजमैन का फर्स्ट हाफ बिल्कुल अच्छा नहीं था। हाँ, थोड़ा एब्सेंट सॉर्ट ऑफ लग रहा था, कुछ खास दिख नहीं रहा था अल्टीमेटली। ओके। एंड मोराटा का भी मतलब एट टाइम्स 1-2 बार लगा था कि अच्छा खेल रहा है, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लेके आ रहा था। एंड स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो एक बेलिंगम का क्रॉस बार पर लगा था 10th मिनट पे, उसमें भी उसने 2-3 लोगों से अकेले कटाई राइट हैंड साइड पे एकदम, और क्रॉस बार पे मारा। बेलिंगम इन दिस गेम वाज क्रेजी गुड भाई। मतलब स्पेसिफिकली अगर हम ड्रिबलिंग की बात करें, डिड ही स्कोर? असिस्ट दिया था एक, अच्छा, एंड ऑलमोस्ट एक स्कोर भी कर दिया था, बट जैसे क्रॉस बार मारा भी। बट आई थिंक बेलिंगम थ्रू आउट दिस गेम इतनी तगड़ी ड्रिबलिंग थी उसकी, 2-3 लोगों से इतने मजे मजे में कटा ले रहा था वो इतनी ईजिली। तो आई थिंक वहां पे बेलिंगम शोड कैरेक्टर बेसिकली। एंड रॉड्रिगो का भी एक चांस मिला था 1v1 का, बट थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ ऊपर से बॉल आ रही थी, उसको कंट्रोल कर रहा था। जब ऊपर से बॉल आती है ना, कंट्रोल करके ऑफ द टर्न होते हो तो थोड़ा स्लो हो जाते हो, बट वहां पे ओब्लाक का बहुत अच्छा सेव था। विनीशियस आई थिंक वाज अगेन हैविंग दैट प्रॉब्लम कि आप ठीक है, आप ड्रिबलिंग अच्छी कर रहे हो, कटा रहे हो, बट क्या वो चीज इफेक्टिव है एग्जैक्टली? क्योंकि विनीशियस पे लोग चढ़ गए थे स्टार्टिंग से। इन लोगों ने पहली बात तो पूरी क्राउड पागल हो रखी है विनीशियस के पीछे। विनीशियस भी बार बार जाके उनको ऐसे इशारे कर रहा है क्राउड को जाके,
और इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई तुझे खुद भी पता तेरे गेम में ध्यान नहीं लेगा अब अगर क्राउड ने सब करा। तो मतलब गलती तुम कह रहे हो कि इसकी है, विनीशियस की। हाँ आई थिंक सो। क्या रीजन है भाई, अभी इतना अच्छा खेला है, उसने बोली है ना ये चीज की आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई एम स्टिल लर्निंग, आई होप कि मैं इस चीज पे बेटर हो जाऊं, पर मैं गुस्सा हो जाता हूँ जल्दी। उसने बोली है। अच्छा तो हाँ चलो एक्नॉलेज करना बेटर है, बट भाई रेगुलरली विनीशियस को एक येलो कार्ड मिला था आगे जाके गेम में, उसमें नाचो ने लिटरली विनीशियस को धक्का दिया था कि जा यहाँ से। हाँ ऐसे धक्का देके कहा था कि अब जा यहाँ से। नाचो, बेलिंगम, रॉड्रिगो, कामाविंगा एट टाइम्स सब लोग बार बार उससे काम करने का ट्राई कर रहे थे। हरमोसो वाज दैट गाय जो कि उल्टा सीधा लगातार बोलने में लगा था। बट वही स्ट्रैटेजी है उनकी, वही स्ट्रैटेजी है, आई थिंक उसमें ही विनीशियस बेटर कर सकता था। बट वही बात है कि वो थोड़ा ज्यादा ही गेम में ध्यान था नहीं और इधर उधर ज्यादा ध्यान था। तो ये तुम कह रहे हो कि मैच से पहले ही रेसिस्ट चांस शुरू हो गई थी, ये सिर्फ पर्टिकुलरली विनीशियस के लिए? हाँ सिर्फ विनीशियस। पॉइंट क्या है, लेकिन इनके साथ भी तो ब्लैक प्लेयर्स खेलती हैं, एटलेटिको खेलते हैं, सब लोग यही कहते हैं। एंड वो चीज़ है विनीशियस तक कि जब आप खुद भी ज़्यादा प्रोवोकेटिव होगे ना। नहीं बट अगर मैच से पहले हो तो फिर विनीशियस ने क्या प्रोवोक करा? वो है ना, हिस्ट्री है, बाकी कोई प्लेयर कुछ कहता नहीं है, विनीशियस जूनियर बोलता रहता है। एंड में आके स्टेडियम में भी उसने दिखाई दिया कि वो नौटंकी कर ही रहा था। तो आई थिंक जब आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आपको ऑब्वियसली गालियाँ पड़ेंगी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि वो रेसिस्ट स्टैंड सही चीज़ है, बट गालियाँ पड़ेंगी, ये मैं कह रहा हूँ। तो उस पर आपको नहीं कहना चाहिए फिर। एंड आई थिंक गेम थोड़ा स्लो हो गया था धीरे धीरे, वही मैं कह रहा हूँ ना, मिड ब्लॉक मेंटेन हुआ था तो गेम थोड़ा स्लो हो गया था। एथलेटिको भी बीच बीच में क्लोज आई थी बट ऐसा क्लियर चांस नहीं था। देन एथलेटिको गोल आता है जस्ट बिफोर द हाफ टाइम, कुछ 40th मिनट के आसपास, जब लेनो गोल मारता है। एंड आई थिंक वहाँ पे कामाविंगा की गलती थी। रॉड्रिगो डिपॉल ने क्रॉस डाला था एंड कामाविंगा ने एकदम खाली छोड़ दिया था उसे क्लोज ऑन करना चाहिए था, उसने थोड़ा लाइटली ले लिया उस चीज़ को। एंड वो क्रॉस भी अच्छा था नहीं, रूडिगर उसको हेड करता है भागते भागते पीछे, एंड वो बॉल सॉर्ट ऑफ लेनो पे आ जाती है, वो टैप इन मिल जाता है उसको। सो बहुत कुछ क्वालिटी गोल नहीं था एटलेटिको मैड्रिड की तरफ से, बट हाँ लीड ले लिया आपने तो आप तो खुश हो गई अल्टीमेटली। बट उसकी 2-3 मिनट बाद एक और गोल आता है रियल मैड्रिड की तरफ से, एंड इस बार यान ओब्लाक का ये ओन गोल था। इससे पहले तक काफ़ी अच्छा गेम जा रहा था ओब्लाक का। इस बार मॉड्रिच एक फ्री किक से एक बॉल अंदर डालता है एंड ओब्लाक जो है पंच करने जाता है, बट वो शायद थोड़ी गलत जगह पंच करता है जिससे बॉल अंदर ही चली जाती है अपने नेट में। बट थोड़ा डिफिकल्ट भी था क्योंकि 3-4 लोग उसके साथ कूद के उसके लिए चैलेंज कर रहे थे, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर कीपर, बट यू एक्सपेक्ट ओब्लाक की क्वालिटी एग्जैक्टली, हाँ, कि आप पंच कर दोगे उसको। तो आई थिंक दैट गोल वाज टोटली ऑन ओब्लाक। एंड अगेन रियल मैड्रिड ने बहुत कुछ खास ऐसा क्रिएट नहीं करा था। अटैकिंगली बेटर थी, बट हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस था नहीं दोनों टीम्स के बीच में। मैड्रिड का 53% पोजीशन था, तो पोजीशन भी बहुत डोमिनेट नहीं करा, एंड एन इक्वल गेम ओवरऑल। सेकंड हाफ की बात करते हैं, आई थिंक थोड़ा बोरिंग स्टार्ट हुआ था सेकंड हाफ में। अगेन एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से वो आउट एंड आउट इंटेंट नहीं दिख रही थी कि हमें जीतना ही जीतना है गेम, जो कि अभी इससे पहले वाले मैड्रिड डर्बी में दिख रही थी थ्रू आउट द मैच। इसलिए बेचारे हार गए ना, लेकिन हाँ बहुत क्रेजी मैच था वो वाला। आई थिंक सिमोने ने थोड़ा बहुत तो सीखा था उस मैच से, लाइक थोड़ा काम था, एंड मे बी थॉट कि आप बार बार मैड्रिड के अगेंस्ट वही चीज़ नहीं कर सकते। उसे पता था कि मेरे को बीच बीच में अपने पुराने टैक्टिक्स पे भी रिलाई करना पड़ेगा, तो वो चीज़ थोड़ी दिख रही थी यहाँ पे। फिर मोराटा का एक गोल आता है, नॉट मच, आई थिंक 15 मिनट्स लेटर इनटू द सेकंड हाफ, जिसमें ग्रीजमैन एक पास करने का ट्राई करता है मोराटा को आउटर फुट से फ्रॉम द राइट हैंड साइड। मोराटा रन बना रहा होता है एंड कामाविंगा के पैर से डिफ्लेक्ट होती है एंड साफ लूनिन की गोद में आ रही थी बॉल, बड़े आराम से धीरे धीरे। उसको लगा रूडिगर क्लियर करने वाला है, रूडिगर को लगा कि लूनिन हाथ में लेने वाला है। कायदे से लूनिन की गलती थी, लूनिन को हाथ में लेनी चाहिए, ठीक है, बट वो दोनों ही कंफ्यूज होते हैं, दोनों ही बॉल नहीं पकड़ते हैं, मोराटा को टैप इन मिलता है मजे में। डू यू थिंक कि इसके बाद केपा को स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, आई थिंक स्टिल स्टिक विद लूनिन, बट आई थिंक बहुत स्टूपिड मिस्टेक थी एंड अल्टीमेटली इट कॉस्ट अस द गेम। आपको ये नहीं करना चाहिए था। एंड जो लोग कहेंगे रूडिगर की गलती थी, नहीं थी, लूनिन की गलती थी वहाँ पे। बेसिकली दोनों गोल जो अभी तक आए वो दोनों कीपर की वजह से। हाँ राइट। उसके बाद अराउंड द 65th मिनट हम लोग सब्स्टिट्यूट लाना चेंज करते हैं क्योंकि गेम थोड़ा एंड में जा रहा था, हमें लाने थे। ब्राहिम डियाज आता है फॉर मेंडी, क्रूज आता है फॉर मॉड्रिच। आई थिंक मॉड्रिच थोड़ा थक गया था उस टाइम तक, इसलिए क्रूज को ले आते हैं। एंड ब्राहिम डियाज तो ऑब्वियसली एक अटैकिंग आ गया। ब्राहिम डियाज वाज ग्रेट इन दिस गेम, फिर से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। गोल मारा था क्या? गोल नहीं मारा, पर लाइक दिख रहा था कि बार बार ट्रबल क्रिएट कर रहा था वो। एंड फिर चुआमेनी आता है फॉर वाल्वर्दे इन द 74th मिनट। एंड अगेन आई साइड ना हरमोसो ट्राई कर रहा था बार बार, विनीशियस बार बार उसी चीज़ में लगा हुआ था, सारे प्लेयर्स ट्राई कर रहे थे, बट वो उसी चीज़ में खो गया था उस टाइम तक। तो बहुत कुछ, जब ये यान ओब्लाक का गोल पड़ा था ना, तो विनीशियस वाज द ओनली गाय जो कि जाके क्राउड को
वो कर रहा था, लड़ाई कर रहा था crowd से। गोल मार दिया। अच्छा तो वही बात है कि भाई क्यों कर रहे हो फालतू में, जब आपको पता है कि आपके फेवर में नहीं जाएगी। और फिर ऐसे ही जा रहा होता है, रोड्रिगो का एक बार क्रॉस बार पे लगता है, मड्रिड चांसेस क्रिएट कर रही होती है, पास आ रही होती है, एथलेटिको थोड़ा पीछे होती है, ऑन द काउंटर खेल रही होती है। फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं होजेलू फॉर रोड्रिगो इन द 81st मिनट, एंड 82nd मिनट पर होजेलू का गोल आ जाता है। आते उसने गोल मारा। द सेम थिंग हैपेंड इन द लास्ट मैच। राइट। बेलिंगम का बहुत अच्छा क्रॉस होता है, होजेलू को एक ओपन हेडर मिलता है, एंड वहां से मड्रिड इज फाइनली अगेन बैक इन द गेम, 2-2 हो जाता है। एंड मेरे दिमाग में बस ये था भाई एक्स्ट्रा टाइम ना जाए कैसे भी करके, क्योंकि सोने को मिल जाए। भाई 2 बजे मैच है, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है मैच, दिमाग खराब हो गया भाई साहब। बट फिर एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है अल्टीमेटली। एंड थ्रू आउट द, इसको मैं जल्दी से कवर करूंगा, थ्रू आउट द हाफ एन आवर जो मिलता है आगे, दोनों में रियल मैड्रिड ने पोजीशन डोमिनेट करा था, एकदम चढ़ के ऑलमोस्ट फाइनल थर्ड तक आ रखी थी। बट द पॉइंट इज जब आपके प्लेयर्स फाइनल थर्ड में आ जाते हैं तो आप पीछे बहुत वल्नरेबल होते हो। एंड इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि 100th मिनट पे ग्रीजमैन का एक गोल आता है भाई साहब अपना, वो भी काफ़ी एकदम क्वालिटी गोल था वो एक्चुअली में। विनीशियस की बॉल से बॉल लगती है और वो अपने हाफ में जाती है काफ़ी दूर तक। ठीक है। ग्रीजमैन उसे आउटपेस करता है, वहां पे बॉल पहुंचता है, फिर उसे विनीशियस को आउटपेस करता है। हाँ, विनीशियस को आउटपेस करता है। विनीशियस थोड़ा पीछे से आ रहा था, बट द पॉइंट इज कि दैट मींस कि ग्रीजमैन के पास एक्सेलरेट करने का कम टाइम था, क्योंकि विनीशियस ऑलरेडी स्पीड में था। उसे आउटपेस करता है, उसके बाद वो राइट हैंड साइड पे एकदम कोने में जाके उसको ड्रिबल करता है, अंदर आता है, एक अक्यूट एंगल से गोल मारता है। क्वालिटी गोल भाई साहब, बहुत ही अच्छा गोल था वो एक्चुअली। फिर उसने शर्ट उतार के सेलिब्रेशन करी पूरी है। हाँ अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि भाई थोड़ा जल्दी तो नहीं कर दिया ना सेलिब्रेट, कहीं मड्रिड ने मार दिया फिर क्या करोगे। इन्हें एक और ही मार दिया, फिर इन्हें एक और ही मार दिया अल्टीमेटली। बट हाँ, सेम थिंग हैपेंड। इसके बाद भी मड्रिड एकदम चढ़ी हुई थी प्रॉपर, नॉट मेनी सब्स्टिट्यूशंस। इसके बाद सिर्फ सेबायोस आया था फॉर नाचो, दैट मीन्स कि चुआमेनी सेंटर बैक खेलने लग गया था इसके बाद। एंड गार्सिया आया था फॉर कामाविंगा, क्योंकि कामाविंगा भी थक गया था, काफी टाइम से खेल रहा था। गार्सिया ने भी कुछ खास नहीं करा, सेबायोस ने भी कुछ खास नहीं करा। एक सेबायोस को ऑफसाइड गोल आया था, उतना क्लोज आया था, बट उसके अलावा कुछ खास नहीं करा। एंड एज आई सेड ना कि जब एकदम आगे होते तो वल्नरेबल हो जाते हो पीछे, तो एक लास्ट गोल आता है एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से, प्रॉपर काउंटर अटैकिंग गोल। एंड अगेन उसमें क्या ही मैं ब्लेम करूं, क्योंकि आप जब इतना आगे हो तो पीछे खाली पड़ोगे। हाँ, वो तो चलो। एंड दैट वाज द इंटेंट, दैट वाज रिक्वायर्ड। कौन मारता है गोल वाला? रिकेल में गोल मारता है, डिपाय का असिस्ट होता है। हाँ, एंड 1v1 था, बहुत कुछ खास गोल नहीं था, बहुत इजी चांस मिल गया उसे। बट इसके साथ 4-2 जीत जाती है। एंड अगेन एक और सीजन में रियल मैड्रिड फैंस का ट्रेवल का सपना वापस गया, क्योंकि अब ट्रेवल नहीं जीत सकते हम लोग। एंड अगेन भाई दिस इज अ बोगी टूर्नामेंट, क्योंकि इस मैच में अटैकिंगली हम लोग बेटर थे, 2-3 बार क्रॉसबार पे भी लगा, बहुत क्लोज आए हम लोग, चांसेस भी हमने बेटर क्रिएट करे, बट अल्टीमेटली लूजिंग साइड पे भी हम लोग ही। तो व्हाई डू यू थिंक दे लॉस्ट दिस टाइम? आई थिंक मैं जेन्युइनली कुछ ब्लेम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई वो लूनन वाली गलती नहीं करनी चाहिए थी, कुछ इंडिविजुअल मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से हम लोग हार गए। डोंट यू थिंक कि इन लोगों को या तो थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंट दिखाना चाहिए था थ्रू आउट द 90 मिनट्स, या फिर एकदम ही ऑल आउट नहीं जाना चाहिए था इन दी एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था अपने ऊपर कम बैक करने का? आई थिंक वही बात है ना कि जब आपके पास जैसे 100 मिनट पे गोल मार दिया, हाँ, उसके बाद बेसिकली आपके पास क्या 19 मिनट है कम बैक करने के लिए। तो उससे पहले के 5 मिनट पे नहीं कर रहे थे क्या? 5-10 मिनट पे नहीं, मतलब पोजीशन डोमिनेट करता, बट इट वाज नॉट लाइक ये जो मैं कह रहा हूँ एकदम ऑल आउट थे। ये जो सेकंड हाफ होता है ना एक्स्ट्रा टाइम का, उसमें थे कि लास्ट के 15 मिनट में आपको कुछ भी करके गोल लाना ही लाना है। ओके, तो उस टाइम पे आई थिंक इट वाज रिक्वायर्ड। एंड आई थिंक इंटेंट वाली जो बात है थ्रू आउट द 90 मिनट्स, आई थिंक दोनों टीम से थोड़ा संभल के खेला, थोड़ा एक रिजर्व था, विच इज ऑल्सो फेयर भाई। आई थिंक ऐसे मैचेस में होता है एट टाइम, जैसे थोड़ा रिजर्व रखना पड़ता है। तो मैं जेन्युइनली एंसेलोटी ने चीज कही कि कोई भी टीम हारना डिजर्व नहीं करती थी ये मैच। अच्छा, दोनों टीम जीतना डिजर्व करती थी। तो आई थिंक मैं एकदम उसी ओपिनियन से आ रहा हूँ। आई थिंक दोनों टीम जीतना डिजर्व करती थी, बट वही बात है कि देयर कैन ओनली बी वन विनर, राइट। एंड दिस टाइम इट वाज एथलेटिको मैड्रिड। बाय द वे, जो सिंगल लेग टाइज होते हैं एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड के बीच में, सिंगल लेग टाइज में पिछले 8 मैचेस एक्स्ट्रा टाइम में गए हैं। इतना कॉम्पिटिटिव रहा है पिछले 8 लगातार। हाँ, ओ भाई इंक्लूडिंग दिस वन अब नाउ। भाई साहब, तो काफी कॉम्पिटिटिव रहा है। अब एक तरीके से एथलेटिको मैड्रिड हंस रही होगी इफ दे एंड अप विनिंग द कोपा डेल रे, क्योंकि एक बड़ी ट्रॉफी वो जीत गए और हमने मिस कर दी वो चीज। बट नाउ भाई आवर मेन फोकस इज ऑन चैंपियंस लीग एंड अपना ला लीगा। लेट्स सी। मे बी इट इज आल्सो बेटर कि सुपर कोपा डेल रे ऑलरेडी डन अप है, अब इसके बाद फोकस सिर्फ चैंपियंस लीग और ला लीगा पे। एग्जैक्टली। तो इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मैड्रिड टू विन बिग ट्रॉफीज दिस सीजन। हाँ, बट ठीक है भाई, ऑन दैट नोट लेट्स एंड द पॉडकास्ट। होप सबको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया जानने को मिला हो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली जो वीडियो आपको देखनी चाहिए वो मुझे दिखा देगा। वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।